एक बूढ़ा अंधा आदमी भीड़ भाड़ वाले चौराहे को पार कर रहा था। ढलती शाम की धूप में वो अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी के सहारे खटखट करते हुए रास्ता टटोल रहा था। हर कदम अनिश्चित लग रहा था और एक भारतीय शहर के व्यस्त बाजार का शोर किसी अराजकता से कम नहीं था। जहां शाम का बाजार सजने लगा था, गाड़ियों के हॉर्न, डिलीवरी वालों की आवाजें, हंसी ठिठोली और माल के पैसे मांगते हुए किसी दुकानदार की चिल्लाने की आवाजें सब मिलजुल रही थीं। धूल भरी हवा उन बच्चों के पैरों के पास उड़ रही थी जो सड़क किनारे चप्पलें घिसते हुए चल रहे थे, जहां यातायात के नियम महज एक वहम थे। ठीक एक मोड़ पर, जहां से गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ों की भाप उठ रही थी और पास ही गेंदे के फूलों का एक ढेर लगा था, वो नन्ही भिखारिन वहां खड़ी थी, मानो वो उस रोजमर्रा के दृश्य का ही एक हिस्सा हो। आन्या, जिसकी उम्र 14 साल थी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, बाल उलझे हुए थे और गर्दन के पीछे एक पुराने धागे से बंधे थे, और उसके हाथों में घिसा पिटा कपड़े का थैला था। वो दूसरे बच्चों की तरह ग्राहकों के हाथ नहीं पकड़ती थी, ना ही जबरदस्ती करती थी, बस चुपचाप खड़ी रहती थी। उसकी आंखें दुनिया को ऐसे देखती थीं मानो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हों। वो बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और ठीक उसी समय एक 100 रुपए का नोट हवा में किसी सूखे पत्ती की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। वो सीधे आन्या के सामने आ गिरा, चुपचाप, किस्मत की किसी जाल की तरह। आन्या ठिठक गई। एक पल के लिए उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया, सिर्फ वो नोट सड़क पर पड़ा दिखाई दे रहा था, और उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगर कोई और बच्चा होता तो शायद झपट कर उसे अपनी जेब में छिपा लेता, लेकिन आन्या ने ऐसा नहीं किया। वो नीचे झुकी और हिचकिचाते हुए उसे उठाया। अपनी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। राहगीर अपनी जल्दबाजी में थे, फूल बेचने वाली अम्मा मक्खियां उड़ा रही थीं, एक युवक अपने फोन में व्यस्त था। आन्या ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाबा, ओ बाबा, आपके पैसे गिर गए हैं, उसने पुकारा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि बूढ़े ने सुन लिया। वो बूढ़ा रुक गया। उसकी लाठी जमीन पर ठहर गई। काले चश्मे के पीछे उसकी असली आंखें सब देख सकती थी, लेकिन वो अंधे होने का नाटक कर रहा था। उसने सिर हिलाया और टटोलते हुए हाथ आगे बढ़ाया। बेटी, तुमने इसे रख नहीं लिया? मैं तो अंधा हूं, मुझे कहां पता चलता, उसने कहा। आन्या हिचकिचाई। उसने नोट को कसकर पकड़ा, बूढ़े को एक बार फिर देखा और फिर धीरे से नोट उसके हाथ में रख दिया। जी नहीं, क्योंकि ये मेरा नहीं है। पास ही पोहा बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अजीब बात है, आजकल के जमाने में इस बच्ची जैसा कौन होता है? वो बात हवा के झोंके की तरह विक्रम सेठ के दिल के किसी ठंडे कोने को छू गई। उन्होंने आन्या का हाथ हल्का सा दबाया, धीमे स्वर में धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। उनका जाने का अंदाज आन्या के मुकाबले ज्यादा गंभीर था, और आन्या, वो पीछे हट गई और बिजली के एक खंभे के पास उकड़ू बैठ गई, जिसकी पेंट जगह जगह से उधड़ चुकी थी, और उस बूढ़े को जाते हुए देखने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका दिल क्यों हल्का सा दुख रहा था, मानो उस छोटे से काम ने उसमें कुछ बदल दिया हो, या शायद कुछ बदलने वाला हो। विक्रम सेठ एक चाय की ठेली के पीछे ओझल हो गए, जहां उबलती चाय की भाप उठ रही थी। वो रुके, अपना काला चश्मा हटाया और आंखें खोली। उनकी नजर में किसी अंधी जैसा धुंधलापन नहीं था, बल्कि एक गहरी चमक थी, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया हो। पसीने की एक बूंद उनकी झुर्रीदार गाल से नीचे लुढ़क गई। ये धूप की वजह से नहीं, बल्कि भावनाओं की वजह से था। अन्या ये नहीं जानती थी कि वो आदमी कोई साधारण अंधा भिखारी नहीं, बल्कि विक्रम सेठ थे, जिन्होंने 10 साल पहले शहर की वित्तीय दुनिया में तहलका मचा दिया था, और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर एक भूत की तरह गुमनाम जीवन जीने लगे थे। वो वही व्यक्ति थे जिसे उनके अपने भतीजे ने धोखा दिया था, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, जिसने उनकी संपत्ति, विश्वास और दिल का एक हिस्सा चुरा लिया था।
उस दिन के बाद से उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपनी विरासत किसी रिश्तेदार को नहीं सौंपेंगे। वे किसी बाहरी व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में इसका हकदार हो। और वो सफर इस तरह शुरू हुआ कि उन्होंने अंधे होने का नाटक किया और बाजारों और चौराहों पर भटकने लगे, जहां उन्हें विश्वास था कि लोगों का असली चरित्र सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता था। और आज वो आन्या से मिले थे। वो बच्ची उन सभी लोगों जैसी नहीं थी जिनसे वे अब तक मिले थे। इसलिए नहीं कि वो गरीब थी, बल्कि इसलिए कि उसने उस चीज को मना कर दिया जो उसकी नहीं थी, जबकि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उन्होंने मुड़कर बाजार के उस कोने की ओर देखा जहां आन्या अभी भी शाम के अंधेरे में सिमटी बैठी थी। वे उसके पास नहीं गए, बस चुपचाप देखते रहे। उनके मन में भावनाओं का एक तूफान उठ रहा था। वो एहसास जो उन्होंने अपने एकांत बंगले में वर्षों रहने के बाद खो दिया था, जहां धोखे के डर से सभी खिड़कियां बंद रहती थीं। विक्रम सेठ ने अपने आप से बड़बड़ाया, ये बच्ची उन सब जैसी नहीं है जिनसे मैं मिला हूं। आन्या ने यह नहीं सुना, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हुई, एक पूर्वाभास, उम्मीद का एक धुंधला सा बीज। उसके पीछे पोहा बेचने वाली अम्मा ने चुपचाप अपनी टोकरी में कुछ और सामान रखा, बच्ची को देखा और आह भरते हुए मानो आसमान से बातें करने लगी। जरूरी नहीं कि हर गरीब को पैसे चाहिए हों, किसी को सिर्फ सम्मान की जरूरत होती है। शाम ढलने लगी। लाल धूल आन्या के कपड़ों पर जम गई थी, लेकिन उसकी आंखों में उस अंधे बूढ़े की छवि अभी भी एक अनुत्तरित प्रश्न की तरह अटकी हुई थी। आन्या का रात का खाना वो बचा हुआ खाना था जो लोग छोड़ गए थे, और लोरी के रूप में पास के आधे बनी निर्माण स्थल से आने वाली हथौड़ों की गूंजती आवाजें थीं। वो बच्ची पुराने कपड़ों का थैला सीने से लगाए ढलती शाम के बीच उन झुग्गियों की ओर चल पड़ी जो जर्जर हालत में थी। हवा में रेत और चूने की गंध अभी भी लटकी हुई थी। उसके हाथ में पुराने अखबार में लिपटा हुआ खाना था, जिसमें से अभी भी किसी के छोड़े हुए सालन की महक आ रही थी। उसके पास चुनने का कोई अधिकार नहीं था। आन्या के लिए अगर खाना खराब नहीं है, फफूंद नहीं लगी है, तो वो खाने योग्य है। घर का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा था। वो पानी से भरी एक छोटी गली को पार करती हुई रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चली। वहां हर बार जब कोई ट्रेन गुजरती तो पूरी झोपड़ी ऐसे कांपती मानो अभी गिर पड़ेगी। माता पिता की बीमारी और दुर्घटना में मौत के बाद से यही अंधेरी जगह उन दो बहनों का घर थी, जो अपने पीछे एक फटी हुई चटाई और कर्ज का बोझ छोड़ गए थे, जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। दीदी, आप आ गई? आन्या ने लकड़ी का टेढ़ा दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। कब्जे की चरमराहट उन जिंदगियों की आज ऐसी थी जो समय से लड़ रही थी। अंदर उसकी छोटी बहन रिया, जिसे वो प्यार से छुटकी बुलाती थी, कंबल में दुबकी बैठी थी। दोपहर में दमे का दौरा पड़ने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी अपनी बहन को देखते ही वो मुस्कुरा दी। क्या आप कुछ लाई हैं? आन्या मुस्कुराई, नीचे बैठी और खाने का पैकेट खोला। अपने हाथों से उसके दो असमान हिस्से किए। बड़ा हिस्सा उसने अपनी बहन के हाथों में थमा दिया। मैंने खा लिया है, तुम ये पूरा खा लो, ठंडा हो जाएगा। रिया खाते खाते धीरे से एक लोकगीत गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज कमजोर थी, दीवार पर टिमटिमाते तिल के दिए की तरह कांप रही थी। आन्या ने अपना चेहरा घुमा लिया और चुपचाप अपनी उंगली पर पट्टी बांधने लगी, जो बाजार में भीख मांगते समय एक दरवाजे के बीच आ गई थी। खून सूख चुका था, लेकिन हर हरकत पर त्वचा में जैसे सुई चुभ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसे देखे, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि दीदी को दर्द हो रहा है। उसके लिए दर्द तो अब आदत बन चुका था। उसे बस डर था तो अपनी बहन की उदास होने का। अचानक टूटी हुई दीवार की दरार से ठंडी हवा अंदर आई। रिया को जोर की खांसी आई। आन्या ने जल्दी से एक पुरानी बोरी उठाई और अपनी बहन को उड़ा दी। वो उसके पास सटकर बैठ गई और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया मानो वो इस तूफानी दुनिया में उसका एकमात्र सुरक्षित घोंसला हो। दीदी, कल आप कहाँ जाएंगी? मैं बेकरी के पास जाऊंगी, शायद वहां कुछ ब्रेड मिल जाए। क्या तुम थक गई हो? आन्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने रिया की आंखों में देखा।
वे आंखें जो बिल्कुल उनकी मां जैसी थी। नहीं, मुझे आदत है। थोड़ी देर बाद जब रिया सो गई, उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं, लेकिन अभी भी धीमी थी, जैसे उसे डर हो कि दुनिया उसकी आवाज सुन लेगी। आन्या चुपचाप उठी और तेल का दिया जलाया। पीली रोशनी दीवार पर पड़ी, जिसमें उस दुबली पतली लड़की की परछाई किसी सूखी लकड़ी जैसी दिख रही थी, जो एक पुरानी फटी हुई कॉपी में कुछ लिख रही थी। आज किसी ने पूछा कि मैंने पैसे क्यों नहीं लिए। मुझे नहीं पता, बस दिल में थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वो आदमी कुछ अलग था। काला चश्मा तो था, लेकिन उसकी नजर में नफरत नहीं थी। लेकिन खैर, मैं भी अजीब हूं। पता है कि हम कितने गरीब हैं, फिर भी पैसे लौटा दिए। उसने लिखना रोका और आभार भरी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, जैसे बिछड़े हुए लोग एक दूसरे को पुकार रहे हों। झोपड़ी हल्की सी कांपी। तभी दरवाजे के बाहर कुछ आहट हुई। आन्या चौंक गई। उसने जल्दी से अपनी कॉपी छिपाई और उठी। ये चूहों की आवाज नहीं थी, ना ही हवा की। ये कदमों की आवाज थी, दबे पांव चलते हुए। उसने लकड़ी की दरार से बाहर झांका। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक लंबा सा साया जो मूर्ति की तरह स्थिर था, और फिर चुपचाप मुड़ गया। आन्या ने अपनी सांस रोक ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई बुलाने की, ना ही दरवाजा खोलने की। बस वहीं खड़ी रही, अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए। जब खामोशी वापस लौट आई तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से कागज का एक छोटा टुकड़ा अंदर सरकाया गया था। कागज पीला पड़ा हुआ था, लेकिन लिखावट साफ और मजबूत थी। आंखें नहीं देख सकती, लेकिन दिल सब देख लेता है। आन्या सन्न रह गई। ये किसने रखा? क्यों? वो नीचे बैठ गई, उस पंक्ति को एक बार फिर पढ़ा और फिर उसे अपनी डायरी में रख लिया। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी चिंता उठने लगी। वो नहीं जानती थी कि गली के कोने पर झाड़ियों के पीछे एक आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा था, रात की हवा से भी ज्यादा खामोश। विक्रम सेठ, जो आज सुबह तक बाजार में एक अंधा बूढ़ा बना हुआ था। वो व्यक्ति जो आज रात उस छोटी बच्ची के कदमों का पीछा करते हुए यहां तक आया था, एक ऐसी सच्चाई देखने के लिए जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी विश्वास नहीं किया था, कि एक भिखारी बच्चा भी हो सकता है जो बेईमान ना हो, आलसी ना हो और शिकायत ना करे। एक बच्चा जो अंधेरे में भी पूर्ण स्वाभिमान के साथ जी रहा हो। उन्होंने अपनी जेब से हाथ निकाला, कागज के एक टुकड़े को भी लिया, जिस पर एक और पंक्ति लिखी थी जो उन्होंने वहां नहीं छोड़ी थी। अगर एक दिन तुम्हें मदद की जरूरत हो तो विश्वास रखना कि कोई तुम्हें देख रहा है। लेकिन उन्होंने वो कागज वहां नहीं छोड़ा, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि उनमें पर्याप्त साहस नहीं है ये परीक्षा लेने के लिए, बल्कि एक बच्चे के मासूम दिल द्वारा खुद उनकी परीक्षा लिए जाने के लिए। वो धीरे धीरे मुड़े और वहां से चले गए। उनके कदमों की आवाज रेलवे ट्रैक पर हवा के शोर में मिल गई और शहर से गुजरती ट्रेन की गड़गड़ाहट में खो गई। उस छोटी सी झोपड़ी में टिमटिमाते दिए की रोशनी में आन्या ने उस पंक्ति को फिर से देखा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आंखें नहीं देख सकती, लेकिन दिल सब देख लेता है। तेल जैसी फिसलन भरी हो गई। हवा अस्थायी दुकानों के बीच से गुजरी, रेनकोट और धूप से बचने के लिए लगाए गए त्रिपालों को उड़ाने लगी। फेरी वालों की आवाजें दब गईं और उनकी जगह स्कूटरों के हॉर्न के शोर ने ले ली, जो छतों के नीचे शरण लेने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। विक्रम सेठ एक अंधे बूढ़े के भीष में बस स्टॉप की ओर जाने वाली छोटी सड़क को पार करने के लिए खड़े थे। उन्होंने हर कदम टटोला। उनकी लकड़ी की लाठी ने उधड़ी हुई ईंटों पर एक लय में आवाज की। उनके बालों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उनके पैर कांप रहे थे बुढ़ापे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने खुद को असुरक्षित छोड़ दिया था। सड़क की दूसरी ओर आन्या समोसा बेचने वाली अम्मा की टोकरी के पास सिकुड़ी बैठी थी। उसने अभी अभी तेज हवा के बाद दुकान जमाने में मदद की थी। उसकी नजर उस जानी पहचानी सड़क पर दौड़ी और फिर एक सफेद कुर्ते वाले साई पर रुक गई, जो टटोलते हुए सड़क पर उतर रहा था, और एक ट्रक जो तेजी से आ रहा था
ट्रक का अगला पहिया फिसलन के कारण नियंत्रण खोता हुआ लग रहा था। बाबा पीछे हटो, आन्या चिल्लाई। कोई नहीं हिला। पास खड़े कुछ लोग। आन्या ने सिर्फ अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ अन्य जड़ होकर खड़े रह गए। उसने अपनी पुरानी टोपी एक तरफ फेंकी और उसके दुबले पतले पैर फुटपाथ से ऐसे निकले जैसे कमान से तीर छूटा हो। पूरे बाजार ने बस बारिश की धुंध में एक छोटे से साए को दौड़ते हुए देखा, जो पानी के गड्ढों को पार करता हुआ सीधा उस बूढ़े आदमी की ओर लपका। ट्रक के ब्रेक की तेज आवाज ने कानों को चीर दिया, लेकिन पहिए अभी भी बहुत तेजी से फिसल रहे थे। आन्या ने अपने कंधे से जोर का धक्का देकर उस बूढ़े को सड़क की दूसरी ओर धकेल दिया। दोनों लुढ़क गई। बूढ़े की पीठ एक पुराने विज्ञापन बोर्ड से टकराई और आन्या के घुटने छिल गए। बारिश के पानी में खून मिलकर सड़क पर लाल रंग में फैल गया। लोगों का शोर गूंज उठा। कोई दौड़कर आया, लेकिन आन्या अपने हाथों के सहारे उठ बैठी। जोर जोर से सांस ले रही थी। विक्रम सेठ भी किसी तरह उठ बैठे। उनके दोनों हाथ कांप रहे थे। आवाज एकदम बदल गई थी। बेटी, तुमने ये क्या किया? इतनी जोखिम क्यों उठाई? अपनी जान की परवाह नहीं की? आन्या ने हांफते हुए उनकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, बस लगा कि ऐसा करना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद आप वो। वाक्य पूरा नहीं कर पाई, बस सिर झुका लिया। उसके घुटने से खून अभी भी रिस रहा था, जो उसके फटे हुए कपड़ों को लाल कर रहा था। विक्रम सेठ सन्न रह गए। वे रोए नहीं, कम से कम लोगों की नजर में नहीं, लेकिन उनके हाथों ने आन्या का हाथ पकड़ लिया, इतना कसकर जितना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से हाथ नहीं मिलाया था। काले चश्मे के पीछे उनकी आंखें धुंधली हो गईं, अंधेपन के नाटक से नहीं, बल्कि आंसुओं के सैलाब से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वे बार बार दोहराते रहे। उनकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे कोई मौत के मुंह से बचकर आया हो। सिर्फ जान बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा जो वर्षों से जमा हुआ था, अब जाग उठा था। समोसा बेचने वाली अम्मा हड़बड़ाते हुए दौड़ी आई। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, इस बच्ची ने तो कमाल कर दिया। बड़े बड़े रईसों से ज्यादा हिम्मत है इसमें। उसने जल्दी से अपने गमछे से आन्या के पैर का खून पूछा। ट्रक रुक चुका था। ड्राइवर नीचे कूदा। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसने कोई दोष नहीं दिया। चिल्लाओ मत, आन्या ने बस धीरे से कहा। अंकल, अगली बार हॉर्न थोड़ा जल्दी बजाना। और फिर वो मुड़ गई। विक्रम सेठ उस छोटी सी बच्ची को लंगड़ाते हुए गली के कोने की ओर जाते रहे। बारिश अभी भी रिमझिम बरस रही थी। राहगीर आपस में फुसफुसा रही थी। कोई फोटो खींच रहा था, कोई बातें बना रहा था, लेकिन विक्रम सेठ को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, वही बच्ची क्यों, कोई और क्यों नहीं? उस रात विक्रम सेठ अपने अस्थायी किराए के मकान में लौटे, जो मजदूर बस्ती के पास एक पुराना सा घर था, जिसे उन्होंने अपनी परीक्षा की यात्रा के दौरान छिपने के लिए लिया था। धुंधली पीली रोशनी में उन्होंने आईने के सामने खुद को देखा। कांपते हाथों से उन्होंने अपना काला चश्मा हटाया। उनकी बूढ़ी आंखें गहरी थीं, लेकिन धुंधली नहीं। उन्होंने सालों बाद पहली बार आईने में सीधे खुद को देखा, अपनी शक्ल जांचने की लिए नहीं, अपने सफेद बालों को गिनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली भावनाओं का सामना करने के लिए। वो चीज जिसे उन्होंने बहुत पहले ताले में बंद कर दिया था। और वे रो पड़े। किसी ने उन्हें नहीं देखा, सिर्फ वे जानते थे कि 2 लाइन आंसू झुर्रियों के रास्ते बहते हुए उनकी ठुड्डी पर गिरे और फिर उनके कॉलर में समा गए। नमकीन, बहुत नमकीन, जैसे उनकी जीवन के सारे अन्याय, सारे धोखे, सारा नुकसान अब उस बच्ची की एक जानलेवा छलांग से धुल गया हो। एक एक करके सब बह गया। उन्होंने अपनी भूरे रंग की नोटबुक खोली, जिसका उपयोग वे वारिस खोजने की अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए करते थे। उन्होंने लिखा, दूसरी बार उसने भागना नहीं बल्कि बचाना चुना। ये बच्ची वो इंसानियत है जिसे मैंने कभी खो दिया था। उसके नीचे उन्होंने एक छोटा सा गोला बनाया और फिर एक निशान लगाया, जैसे कि पहली परीक्षा पूरी हो गई हो। लेकिन ये अब कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सबक था।
एक गरीब बच्ची ने एक अनजान बूढ़े के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, बिना किसी कारण के, बिना किसी इनाम के, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे पछतावा होता। बाजार के कोने में समोसा वाली अम्मा अभी भी उस शाम की कहानी अपने परिचितों को सुना रही थी। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मुंह रुक नहीं रहा था। वो आन्या बिल्कुल गरीब है, लेकिन उसका जिगर तो आजकल के जवानों से भी बड़ा है। क्या कोई उसकी तरह कूदने की हिम्मत करेगा? नहीं। फिर भी उसने ऐसा किया और अपनी जान की परवाह नहीं की। एक दूसरे आदमी ने बीच में कहा, जरूर उसका कोई मकसद होगा। अम्मा ने आंखें सिकोड़ी। क्या मकसद था ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो बस ये देखा कि जब वो खून से लथपथ घुटने पकड़कर बैठी थी तो उसने उस आदमी से माफी मांगी, क्योंकि उसे धक्का देने से वो गिर गया था। जहां तक आन्या की बात थी, घुटने की चोट के कारण वो पूरी शाम लंगड़ा कर चलती रही, लेकिन उसकी छोटी बहन रिया को इस बात की भनक तक नहीं लगी। आन्या ने इसे छिपा लिया था और बस इतना कहा कि वो फिसल गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन परेशान हो। फटी हुई चटाई पर लेटे हुए, टीन की छत पर बारिश की बूंदों की टिप टिप आवाज के बीच उसने धीरे से खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं वो बाबा ठीक होंगे या नहीं। फिर उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। अनजान थी कि कहीं दूर एक आदमी पहली बार खुद को फिर से खोज रहा था, और वो भी उस बच्ची के बारे में अपनी उन आंखों से सोच रहा था जो अब अंधी नहीं थी, और एक ऐसे दिल से जो धीरे धीरे रोशन हो रहा था। आईने में विक्रम सेठ ने खुद को देखा। वो दर्जनों कंपनियों को चलाने वाला आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा बूढ़ा जो एक गैर सगी बच्ची के लिए रो रहा था। और उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, वो बच्ची वही इंसानियत है जिसे मैंने बहुत पहले कहीं गिरा दिया था। आन्या नहीं जानती थी कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसे पता था कि आज रात से कोई उस पर नजर रख रहा है, और वो निश्चित नहीं थी कि ये खुशी की बात है या चिंता की। वो पुराना फटा हुआ रुमाल जो काफी समय से बेकार पड़ा था, अचानक सिल दिया गया था। टांके टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन कोशिश पूरी थी। उस सुबह पूरा बाजार जैसे अभी भी नींद में था। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर कोहरे की एक पतली चादर बिछी थी। सूरज की किरणें अभी बादलों को चीर नहीं पाई थी, और टीन की छतों पर गौरैया चहचहा रही थी, मानो एक नए दिन का संकेत हो, लेकिन साथ ही किसी ऐसी चीज का भी जो चुपचाप खुद को बदल रही थी। विक्रम सेठ बाजार के मुहाने पर पत्थर की बेंच पर बैठे थे। पुरानी कमीज का एक बटन खुला था, लाठी पैरों की पास थी, काला चश्मा आंखों पर था। धूप से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस परिचित किरदार को निभाने के लिए। एक अंधा बूढ़ा जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन आज वे किसी की मदद का इंतजार नहीं कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे। गली के मोड़ से आन्या बाहर आई। उसकी पुरानी फ्रॉक थोड़ी ढीली थी, कमर पर रबर बैंड से बंधी थी, और दाहिने घुटने पर अभी भी पट्टी लगी थी। वो धीरे चल रही थी, हाथ में एक चीज पकड़े हुए जो फीके पड़े सफेद कपड़े में लिपटी थी। आन्या के चेहरे पर वही उदासी थी, एक सौम्य उदासी, उन बच्चों की जो जल्दी समझ जाते हैं कि जिंदगी किसी के नखरों का इंतजार नहीं करती। वो विक्रम सेठ के सामने रुकी, सिर नहीं झुकाया, ना ही जोर से पुकारा, बस चुपचाप वो चीज उनकी ओर बढ़ा दी। उनकी आंखें अभी भी अनमनेपन का नाटक कर रही थी। आन्या ने धीरे से कहा, बाबा, मैंने देखा कि आपका रुमाल फट गया था, इसीलिए मैंने उसे आपके लिए सिल दिया। विक्रम सेठ ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उनकी हरकतें धीमी थीं, मानो उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुना हो। तुम्हें सिलाई आती है? उन्होंने पूछा। आवाज शांत थी। आन्या हिचकिचाई। उसने अपने उन हाथों को देखा जिन पर अभी भी सुई के निशान थे। जी नहीं, लेकिन मैंने बस ऐसे ही सिल दिया ताकि ये और न फटे। पीछे बैठी इडली बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी छोटी सी दुकान से बीच में टोकते हुए कहा, वो अम्मा जिसकी त्वचा सुपारी के छिलके जैसी झुर्रीदार थी और सिर पर पल्लू था, बोली, आजकल के नौजवानों में से कौन किसी के लिए झुककर रुमाल सिलने की जहमत उठाता है? ये बच्ची तो लाखों में एक है। आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
उसने सिर झुकाकर अम्मा को नमस्ते किया और वहां से चली गई। विक्रम सेठ ने रुमाल हाथ में ही रखा, अपनी उंगलियों के पोरों से उन उभरी हुई और बेढंगे टांकों को महसूस किया। उन्होंने उसे तुरंत नहीं खोला। जब तक आन्या की परछाई बाजार के मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गई, तब तक इंतजार किया। फिर धीरे से कपड़े की तह खोली। रुमाल अब भी वही पुराना, नीला और मटमैला था, जैसा कि बाजार में अक्सर पसीना पोंछने के लिए मिलता है। लेकिन अब उसमें एक सफेद कपड़े का पैबंद लगा था, जिसे टेढ़े मेढ़े टांकों से सिला गया था, जो असमान थे और कहीं कहीं तो मकड़ी के जाल की तरह उलझे हुए थे। लेकिन ये सब साफ सुथरा था, सलीके से रखा गया था, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सच्चे दिल से किया गया था। विक्रम सेठ का हाथ हल्का सा कांपा। उन्होंने रुमाल उठाकर सूंघा। उसमें अभी भी सस्ते साबुन की महक थी, गरीबी की महक थी, लेकिन सफाई की थी, कोशिश की महक थी, परवाह की महक थी। कोई किसी अंधे के लिए पुराना रुमाल तब तक नहीं सिलता जब तक कि वो उसे अपना ना मानता हो। वे हंस पड़े, एक धीमी हंसी जो आश्चर्य और शर्मिंदगी दोनों से भरी थी। एक 60 साल का बूढ़ा जो कभी निदेशक हुआ करता था, जो करोड़ों रुपयों को ऐसे गिनता था जैसे लोग चिल्लर गिनते हैं, अब एक सिले हुए रुमाल को देखकर भावुक हो रहा था। लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच। उन्होंने कपड़े के किनारे को धीरे से सहलाया और रुमाल को अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में रख लिया। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसा था जिसे अभी अभी उस पुरानी फटे हिस्से की तरह सिल दिया गया था, जिसे समय ने खरोच दिया था। अब उसे एक बच्ची के विश्वास के धागे से धीरे धीरे सिला जा रहा था। आन्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था और ना ही उसे विक्रम सेठ से धन्यवाद की उम्मीद थी। उसने ये सब सहज स्वभाव से किया था, क्योंकि उसने रुमाल फटा हुआ देखा था, क्योंकि वो उस व्यक्ति की आभारी थी जिसने घबराहट के बीच उसका हाथ थामा था, और क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस बूढ़े का सामान बहुत ज्यादा पुराना और बेकार दिखे। वो नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, बस इतना जानती थी कि कभी कभी स्वाभिमान का मतलब अपने अच्छे कपड़ों को बचाकर रखना नहीं होता, बल्कि दूसरे के फटे कपड़ों को भी सहेज कर रखना होता है। उस दोपहर विक्रम सेठ सीधे अपने किराए के कमरे में नहीं गए। वे बाजार के चक्कर लगाते रहे। एक दुकान पर रुके और 2 कटोरी खीर खरीदी, एक अपने लिए और इस उम्मीद में कि शायद आन्या फिर मिल जाए। लेकिन वो नहीं मिली। वे वापस बेंच पर बैठ गए, ठंडी खीर का एक एक चम्मच खाते हुए आह भरी। उन्होंने कभी अपने दिल में किसी चीज की कमी को इतना स्पष्ट महसूस नहीं किया था। पास बैठी अम्मा ने दाढ़ी खुजलाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ओ बाबा, शर्माओ मत। उस बच्ची का दिल ऐसा है जो आजकल बहुत कम मिलता है। किसी गैर के लिए रुमाल सिलना प्यार है, बिना किसी मतलब का प्यार। विक्रम सेठ ने सिर हिलाया, काले चश्मे के पीछे छिपी आंखों से धीरे से कहा, पुराने रुमाल को सिलना कभी कभी नया खरीदने से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि इसमें किसी का दिल लगा होता है। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाया। उस शाम जब विक्रम सेठ अपने कमरे पर पहुंचे, उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और उस सूची में एक और पंक्ति जोड़ी जो वे योग्य वारिस की तलाश के लिए बना रहे थे। रुमाल अब फटा नहीं है और मुझे भी अब ठंडक नहीं लग रही है। उधर रेलवे ट्रैक के किनारे छोटी सी झोपड़ी में आन्या बैठी अपनी बहन रिया की कमीज की जेब सिल रही थी और साथ में गुनगुना रही थी। उसके हाथ अनाड़ी थे, लेकिन आंखों में चमक थी, किसी खास उम्मीद की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आज उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसका मन हल्का हो गया था। उस रात विक्रम सेठ अपने बिस्तर पर अकेले बैठे थे, उस सिली हुई रुमाल को सहला रहे थे। उन्होंने खुद से ही धीरे से कहा, उस बच्ची ने ना सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि वो मेरे दिल के घावों को भी भर रही है। आन्या ने उस व्यक्ति से माफी मांगी जिसने उसे चोर समझकर डांटा था, जबकि उसने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया था। दोपहर की उमस के बीच सूरज की गर्मी शहर के बाजार के पीछे वाली संकरी गलियों में आग बरसा रही थी। ये गली आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली नहीं होती थी,
लेकिन आज लोग जमा थे क्योंकि वहां एक नई चाट की दुकान खुली थी, जहां बैठने की साफ जगह थी, स्वादिष्ट चाट और गोलगप्पे लिखा हुआ एक हाथ से पेंट किया बोर्ड टीन की छत के नीचे टेढ़ा लटका था। आन्या अपनी बहन रिया को लेकर वहां आई थी। कई दिनों के तेज बुखार के बाद आज रिया ने थोड़ा दलिया खाया था। आज आन्या चाहती थी कि रिया थोड़ी हवा खाए और लोगों को देखकर उसका मन बहले। दोनों बहनें कुछ मांग नहीं रही थीं, बस पास ही एक चूना झड़ती दीवार से सट कर खड़ी थीं। रिया ललचाई नजरों से अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को चाट खाते, दोनों चाटते और पानी पीते देख रही थीं। बच्चे खिलखिलाकर अपनी बहन की कोहनी हिलाते हुए बोली, दीदी देखो वो कटोरी कितनी छोटी है, मेरी हथेली जैसी। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अगली बार जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारी खेलने के लिए अंडे की छिलकों से वैसी ही कटोरी बना दूंगी। बच्ची हंसी और फिर देखने लगी, जबकि आन्या चुप रही। ठीक उसी समय एक चीख गूंजी जिसने पूरी गली को चौंका दिया। हे भगवान, मेरी पापड़ी का पैकेट किसने लिया जो मैंने टोकरी में रखा था? ये दुकान की मालकिन थी, लगभग 40 साल की एक महिला जो सूती साड़ी पहनी थी। हाथ में करछुल था और आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसकी नजर वहां रुकी जहां आन्या खड़ी थी। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम लोगों ने चुपके से लिया है? आन्या सन्न रह गई। वो बस अपनी बहन को लेकर वहां पहुंची ही थी, कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि रिया डर के मारे अपनी बहन के कपड़ों में छिप गई। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ शक की निगाहों से देख रहे थे। ये बच्चे भिखारी हैं, कौन जाने सुबह इसे बाजार के मुहाने पर देखा था, किसी ने कहा। आन्या ने थूक निकला और हाथ अपनी जेब में डाला। उसकी जेब में सिर्फ एक सिक्का था जो कल पोहा बेचने वाली अम्मा ने वापस किया था। उसने वो सिक्का उठाया, कांपते हाथों से काउंटर की ओर बढ़ी। आंटी, उसकी आवाज हवा के झोंके की तरह धीमी थी। मैंने पापड़ी नहीं ली, लेकिन आप ये सिक्का रख लीजिए। अगर हमारी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी मांगती हूं। मालकिन अवाक रह गई। भीड़ शांत हो गई। महिला ने काउंटर के अंदर टोकरी में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो यही है, कपड़े के नीचे दबा था पापड़ी का पैकेट। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल आन्या ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोली, जी कोई बात नहीं, मुझे आदत है। वो मुड़ी और रिया को लेकर गली से बाहर निकल गई। बच्चे अभी भी अपनी बहन का पल्लू पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आन्या रोई नहीं। उसके होंठ कसकर बंद थे, पीठ सीधी थी, लेकिन कंधे हल्के कांप रहे थे। सड़क के कोने पर विक्रम सेठ सीढ़ियों पर बैठे थे, लाठी का सहारा लिए, अभी भी अपना किरदार निभा रहे थे। उन्होंने सब देखा, सुना और सन्न रह गए। उस डांट की वजह से नहीं, बल्कि उस बच्ची के जवाब की वजह से। ना कोई सफाई, ना गुस्सा, ना नाराज होकर भागना, बस सिर झुकाना और माफी मांगना। उन्होंने अपनी कही बात याद की। कुछ लोग पैसे इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वे लालची हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि लोग उन्हें लालची समझेंगे। और आन्या, वो बच्ची गलती मानने को तैयार थी, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरी शर्मिंदा ना हो। एक ऐसा काम जो किसी ने उसे करने के लिए मजबूर नहीं किया था। वे खड़े हुए और जानबूझकर ईंट के किनारे से टकराने का नाटक किया। उनकी लाठी गिर गई, वे लड़खड़ाए। आन्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो रिया को खींचते हुए उनकी ओर दौड़ी। बाबा, आप ठीक तो हैं? उसने उनकी बांह थाम ली। विक्रम सेठ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, इस बार संतुलन बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैसे किसी बड़ी चीज का सहारा ले रहे हों। उनका गला भराया। बेगुनाह होकर भी हर कोई इतनी शराफत नहीं रख पाता, बेटी, जैसे तुमने रखी। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखा। उसकी आंखें नम थीं और फिर उसने सिर झुका लिया। वो तब भी सिर झुकाए रहती थी जब उसकी कोई गलती नहीं होती थी। शाम को ठंडी हवा चलने लगी। रेलवे ट्रैक के किनारे वाली झोपड़ी में गीली लकड़ी की गंध आ रही थी। आन्या ने सुबह का बचा हुआ चावल रिया के लिए गर्म किया।
दोनों बहनें खामोशी में बैठकर खाना खा रही थीं। दीवार पर दिए की रोशनी कांप रही थी। आन्या ने दोपहर वाली बात नहीं बताई। उसने बस रिया से पूछा कि क्या उसे ठंड लग रही है, क्या वो थोड़ा और खाएगी। फिर उसने पुराने कपड़े से रिया के पैर ढके और उसे सुलाने के लिए वही पुरानी लोरी गाने लगी। जो तुम ही प्यार करता है, वो तुम्हारे फटे कपड़ों को भी प्यार करता है, वो बारिश में भी तुम्हें पूरा प्यार करता है। आन्या नहीं जानती थी कि उसकी मां ये गीत गाती थी। उसने बचपन में इसे सुना था, लेकिन जब भी वो इसे गाती उसे अपना दिल थोड़ा गर्म महसूस होता। जब रिया सो गई, आन्या सुई धागा लेकर उसकी फटी हुई जेब सिलने बैठी। अचानक दरवाजे के बाहर कुछ आवाज हुई। वो बाहर निकली। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास चावल के हिस्से के बगल में एक गरम समोसा रखा था। कोई संदेश नहीं, कोई आसपास नहीं, बस वो पैकेट वहां रखा था, मानो किसी ने अभी अभी वहां छोड़ा हो। आन्या काफी देर तक उसे देखती रही। उसने तुरंत नहीं उठाया, बस देखती रही। और फिर बहुत धीरे से उसने उसे खोला और बड़ा हिस्सा रिया के लिए अलग कर दिया। जब वो बैठी तो उसने फिर से वो छोटी नोटबुक निकाली जिसमें वो सूखी स्याही वाली कलम से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। आज की पंक्ति में उसने एक वाक्य और जोड़ा, लोगों ने गलती से मुझे चोर समझा, लेकिन जब ये समोसा देखा तो अपने आप उदासी खत्म हो गई। गली के मुहाने पर विक्रम सेठ मुड़कर जा चुके थे। कुछ बोले नहीं, कोई निशान नहीं छोड़ा। उन्होंने बस एक काम किया था। पहली बार बिना उस बच्ची को बताए मदद की थी। पहली बार उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ा था। परीक्षा अब स्नेह में बदल गई थी और आज से वे जान गए थे कि वे अब केवल एक दर्शक नहीं रह गए हैं। आन्या को एक मिठाई का टुकड़ा मिला था, लेकिन उसने उसे आधा किया और वहां से गुजर रहे एक अंधे बूढ़े को दे दिया। उस शाम बारिश रिमझिम हो रही थी। इतनी नहीं कि कपड़े भीग जाएं, लेकिन इतनी कि दिल में ठंडक बैठ जाए। बाजार की छतों पर पानी की बूंदें जमा हो गई थीं। टप टप गिरती बूंदें शहर की थकी हुई सांसों जैसी लग रही थीं। नदी की ओर से आती हवा ने बाजार के किनारे लटकी प्लास्टिक की थैलियों को फड़फड़ा दिया। आन्या बाजार की एक कोने में एक ठंडी पत्थर की बेंच पर सिकुड़ी बैठी थी। रिया उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी। उसकी सांसें कमजोर और धीमी थीं। आन्या के हाथ में हलवे का एक पैकेट था जो अभी भी गर्म था। इलायची और घी की खुशबू हवा में हल्की हल्की फैल रही थी। एक परिचित दुकानदार महिला जो दोनों बहनों को जानती थी के पास आज मिठाई बच गई थी। उसने आन्या को बुलाया और हाथ में थमाते हुए कहा, इसे ले लो और खा लो, थोड़ी ताकत आएगी। वो छोटी वाली तो अब सरकंडे जैसी पतली हो गई है, सुन रही हो? आन्या ने बार बार धन्यवाद दिया और छत के नीचे बैठकर छोटे से पैकेट को खोला जो एक व्यक्ति के लिए काफी था। उसने पैकेट खोला और सुनहरे खुशबूदार हलवे को देखा जो चाशनी में चमक रहा था। बारिश के पानी में अपनी ऊँगली साफ करके आन्या ने हलवे को आधा कर दिया। एक छोटा हिस्सा उसने प्लास्टिक के ढक्कन में रखा, ये सोचकर कि बाद में रिया को जगाकर खिलाएगी। बाकी हिस्सा उसने दोनों हाथों से पकड़ा, हल्की फूंक मारी और एक छोटा टुकड़ा चखा। घी की मिठास और उस दुकानदार अम्मा के पसीने की मेहनत का स्वाद उसमें मिला हुआ था। वो मिठाई कोई शाही नहीं थी, लेकिन आन्या के लिए आज वो किस्मत की दावत थी। ठीक उसी समय गली के मोड़ से एक साया उभरा, दुबला पतला, झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुरानी बांस की लाठी। वो सचमुच एक अंधा बूढ़ा था। कोई चश्मा नहीं, कोई साथ नहीं। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे कदम बढ़ा रहा था। आन्या ठिठक गई, मुंह में हलवे का टुकड़ा चबाना रोक दिया। हाथ में बाकी आधा हिस्सा था। उसने उस बूढ़े को गुजरते देखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाजार के लोग उस दृश्य के आदी थे। एक बेनाम बेउम्र बूढ़ा जो बिना मांगे भीख मांगता था। शायद इसीलिए किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ आन्या ने देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हलवे को वापस लपेटा, रिया को धीरे से बेंच पर लेटाया और खड़ी हो गई। उसकी नजरें उस बूढ़े की पीठ पर जमी थीं, जो बारिश और ठंड से कांप रहा था। बाबा,
उसने धीमी आवाज में पुकारा। बूढ़ा रुका, हाथ लाठी पर कसा हुआ था। चेहरा थोड़ा घुमाया लेकिन देखा नहीं। आन्या आगे बढ़ी, दोनों हाथों से हलवे का पैकेट आगे बढ़ाया, उतने ही आदर से जैसे कोई छात्र शिक्षक को प्रणाम करता है। बाबा, आप इसे खा लीजिए, पेट गर्म रहेगा, ये अभी भी गर्म है। बूढ़ा हिचकिचाया। बारिश उसके बालों को भिगो रही थी और उसके माथे की झुर्रियों पर पानी जमा हो रहा था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने हलवा लिया। फिर जैसे किसी डर से उसने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं नहीं, बच्चे का खाना नहीं लूंगा। उसकी आवाज फटी हुई और थकी हुई थी। आन्या ने सिर हिलाया और धीरे से हलवा उसके हाथ में रख दिया। ले लीजिए बाबा, आज मुझे 2 हिस्से मिले थे। मैंने एक हिस्सा अपनी बहन के लिए रखा है, ये हिस्सा मैं आपको देना चाहती हूं। बूढ़ा खामोश रहा। बारिश उनके कंधों पर धीरे धीरे गिर रही थी। पीछे से बाजार के किसी व्यक्ति की आवाज आई। हे लड़की, दूर खड़ी रह, कहीं बीमारी न लग जाए। आन्या ने जवाब नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर बूढ़े को प्रणाम किया और रिया के पास लौट आई। हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, बाल गालों पर चिपके थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। दूर बिजली के खंभे के पास छत के नीचे विक्रम सेठ बैठे थे, अभी भी काला चश्मा पहने, हाथ लाठी पर। उन्होंने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था। जब उन्होंने आन्या को बेंच छोड़कर उस बूढ़े के पीछे भागते और अपना एकमात्र भोजन देते देखा तो विक्रम सेठ की नाक में जलन होने लगी। उन्होंने चुपचाप अपना चश्मा हटाया। उनकी बूढ़ी आंखें, जो जमाने की सख्ती देख चुकी थीं, अब लाल थीं। बहुत समय हो गया था जब उन्होंने किसी गरीब को दान करते देखा हो। अमीर का देना आसान है, लेकिन जब आप खुद भूखे हों तब देना, ये बड़प्पन है। उन्होंने अपना फोन निकाला। उनकी आवाज भारी थी, इतनी भारी कि शब्द सूखे गले से मुश्किल से निकल रहे थे। बलदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ऐसे देते हुए नहीं देखा, जब वो खुद बिल्कुल खाली हो। दूसरी तरफ से जवाब आने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। देर शाम बारिश रुक गई। आन्या और रिया रेलवे ट्रैक के पास अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रिया जाग चुकी थी और बारिश में भीगने की खुशी में खिलखिला रही थी। आन्या ने अपने पल्लू से उसके बाल पूछे। दोनों बहनों की नजर में आज का दिन एक ऐसा दिन था जिसमें बारिश थी, हलवा था और किसी ने उनकी नमस्ते का जवाब दिया था। और विक्रम सेठ, वे अपने कमरे पर लौटे और छोटी मेज के सामने बहुत देर तक बैठे रहे। मेज पर उन्होंने अपनी नोटबुक खोली, एक नया पन्ना पलटा और लिखा। वो इसलिए नहीं देती कि उसे बदला मिले, ना इसलिए कि दूसरा व्यक्ति हकदार है, बल्कि इसलिए देती है क्योंकि वो खुद को सिर्फ जमाखोर नहीं बनाना चाहती। खिड़की से हवा आई और पन्नी फड़फड़ाने लगी, और उसी पल विक्रम सेठ को समझ आ गया कि उन्हें वो व्यक्ति मिल गया है जिसकी अब और परीक्षा लेने की इच्छा नहीं है। एक ऐसा बच्चा जिसके खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन देने के लिए सब कुछ है। आन्या विक्रम सेठ से मिलने पैसे मांगने नहीं, बल्कि उस दिन अनजाने में कही गई कड़वी बात के लिए माफी मांगने आई थी। सुबह का कोहरा अभी शहर के पार्क के रास्ते पर छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह बुझी नहीं थीं। गुलमोहर की नई कलियों के बीच पीली रोशनी धुंधली सी चमक रही थी। ठंडी हवा अपने साथ रात की बारिश के बाद गीली मिट्टी की सौंधी महक लेकर आ रही थी। गुलमोहर के पेड़ के नीचे वाली वो जानी पहचानी पत्थर की बेंच अभी भी ओस से गीली थी। विक्रम सेठ वहां बैठे, मोटा कोट पहने, हाथ में लाठी और आंखों पर वही काला चश्मा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन होंठ थोड़े भिजे हुए थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। जल्द ही छोटे कदमों की जानी पहचानी आहट सुनाई दी। कोहरे के बीच से आन्या उभर कर सामने आई। उसकी पुरानी फ्रॉक में जगह जगह पैबंद लगे थे और हाथ में वही पुराना कपड़े का थैला था। वो धीरे धीरे विक्रम सेठ के पास आई और रुक गई। सिर नीचे झुका हुआ था। बाबा, उसकी आवाज धीमी थी और थोड़ी कांप रही थी।
मैं यहां आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं। विक्रम सेठ ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि उन्होंने अंधे होने का नाटक जारी रखा। मुझे कल मैंने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया था। आपको बुरा लगा होगा ना? मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आसपास का वातावरण ही जैसे थम गया। विक्रम सेठ सकपका गए। काफी देर बाद उन्होंने भारी आवाज में जवाब दिया, मैंने दिल पर नहीं लिया बेटी। आन्या ने अभी भी सिर झुकाए रखा। मैं जानती हूं, लेकिन अगर मैं नहीं कहती तो मेरा मन भारी रहता। दूर खड़े पार्क के पुरानी चौकीदार राम काका हाथ में झाड़ू लिए पेड़ के पीछे ठिठक गए। वे आन्या को रोज देखते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने उस बच्ची को एक अंधे बूढ़े के सामने सिर्फ माफी मांगने के लिए खड़े देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बुदबुदाए, ये बच्ची सोने जैसी खड़ी है। विक्रम सेठ ने अपने होठ भींच लिए। काले चश्मे के पीछे उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे वे खुद भी परिभाषित नहीं कर सकते थे। सिर ऊपर करो बेटी, उन्होंने कहा। आन्या ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कल रात के चूल्हे की कालिख लगी थी और आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं, शायद नींद की कमी से, शायद रोने से। विक्रम सेठ ने हाथ बढ़ाया और पहली बार उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। वो हाथ हमेशा की तरह कांप नहीं रहा था, बल्कि गरम, मजबूत और शांत था। तुम्हारी तरह सिर ऊंचा करके कोई माफी नहीं मांगता। तुम में एक अलग बात है। आन्या ने होठ काटे और धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं बस यही चाहती थी कि आप मुझसे नाराज ना हो। विक्रम सेठ धीरे से मुस्कुराए, एक अजीब सी मुस्कान, मानो उन्होंने खुद कोई भूला हुआ सबक फिर से सीख लिया हो। इस छोटी सी मुलाकात के बाद आन्या मुड़ गई। उसका छोटा सा साया कोहरे से ढकी बेंचों के बीच ओझल हो गया। उसने कुछ नहीं लिया, ना मिठाई, ना पैसे, ना कोई वादा। वो केवल माफी मांगने आई थीं। विक्रम सेठ वहीं बैठे रहे, लाठी छोड़ दी और उस दिशा में देखते रहे जहां वो बच्ची पेड़ों के बीच गायब हुई थी। उन्होंने अपनी जेब से नोटबुक निकाली। कवर घिस चुका था। नया पन्ना पलटते हुए उन्होंने लिखा, स्वाभिमान वो चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। ये केवल तब पहचाना जाता है जब कोई ईमानदारी से जीता है। राम काका पास आए, हाथ में झाड़ू थामे और अपनी पोपली मुस्कान के साथ बोले, वो बच्ची रोज आकर मेरे लिए थोड़ा रास्ता साफ कर देती है। कोई उसे कहता नहीं है, फिर भी करती है। विक्रम सेठ ने धीरे से सिर हिलाया और एक अधूरा वाक्य कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई ना देखे, तब भी वे सोने की तरह कीमती होती हैं। उस दोपहर हल्की धूप निकल आई। आन्या रेलवे ट्रैक के पास अपनी झोपड़ी में लौटी। रिया प्लास्टिक की कटोरी में चावल बिन रही थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दीदी आ गई? हाँ, बस पार्क तक गई थी। रिया ने पलकी झपकाई और बहुत धीरे से पूछा, दीदी कल आप बहुत उदास थी ना? आन्या चौंक गई। उसने सिर हिलाया और बहन के सिर पर हाथ फेरा। हाँ, लेकिन आज सुबह उदासी खत्म हो गई क्योंकि मैंने माफी मांग ली। रिया ने सिर उठाया, आवाज धीमी थी। तो क्या उन्होंने आपको माफ कर दिया? आन्या चुप रही, फिर सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने दिल का बोझ हल्का करना था, वही काफी है। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये बच्ची दिन ब दिन अपनी मां जैसी होती जा रही है। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर के बरामदे से ये कहते हुए आ भरी जब उसने दोनों बहनों को नल पर एक साथ सब्जियां धोते देखा। रात होते ही फिर ठंड बढ़ गई। विक्रम सेठ अपने कमरे पर लौटे। वो छोटा सा कमरा जो उन्होंने बाजार के पास लिया था ताकि वे चुपचाप जी सकें, जहां कोई ना जाने कि वे कौन हैं और ना ही ये जाने कि वे क्या थे। उन्होंने अपना अंधापन वाला चश्मा उतारा, मेज के सामने बैठे और गरम चाय डाली जो जल्दी ठंडी हो गई। उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और पहली बार लाल स्याही से लिखा, आज मैं आधिकारिक तौर पर उस बच्ची की परीक्षा लेना बंद करता हूं। आन्या को अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने काफी देख लिया।
है। खिड़की से हवा के झोंके आ रहे थे। दीवार पर आन्या द्वारा सिला गया वो पुराना रुमाल चुपचाप टंगा था। विक्रम सेठ ने ऊपर देखकर उसे निहारा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे अपने दिल में किसी फैसले की पुष्टि कर रहे हों। अब वे किसी को परखने के लिए नहीं ढूंढ रहे थे, अब वे केवल मदद करने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। इस रुमाल को काटने वाली लड़की मेरी मदद कर सकती है, एक जान बचाने में। डॉक्टर विजय वर्मा के शब्दों ने पूरी कक्षा को चौंका दिया। ये छोटा सा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शहर के बाहरी इलाके में कच्ची सड़क के किनारे स्थित था। बाजार के पीछे पीली दीवारों से चूना झड़ रहा था, लेकिन अंदर सुबह से ही रोशनी जल रही थी। हर दिन ये जगह आन्या जैसे उन गरीबों के लिए उम्मीद की किरण थी, जिनके पास ऊंची पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और भारी काम करने की ताकत नहीं थी। उस दिन विक्रम सेठ आन्या को लेकर वहां जल्दी पहुंच गए थे। रास्ते में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, यहां कढ़ाई सिखाई जाती है, तुम कोशिश करके देखो, शायद तुम्हें पसंद आए, ये मुफ्त है। आन्या हिचकिचाई, अपने पल्लू का कोना पकड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन विक्रम सेठ की आंखों में दया नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो बिना कुछ वापस मांगे अवसर देना चाहता था। उसने सिर हिला दिया। मास्टर जी हरीश, जो कक्षा के प्रभारी थे, एक दुबले पतले लेकिन उत्साही व्यक्ति थे। उन्होंने हर किसी को कपड़े का एक टुकड़ा और रंगीन धागे दिए। पहला सबक, हर कोई अपनी यादों से जुड़ी कोई चीज काढ़े, ताकि हाथ धागे के रास्ते को पहचाने और दिल इस पेशी को। आन्या ने सफेद कपड़े को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने पहले कभी सुई धागा नहीं पकड़ा था, सिवाय रफू करने के। लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसकी यादों में मां की छवि साफ हो गई। मां के वो हाथ जो पिताजी के कपड़े सिलते थे, जो ठंडी हवाओं में उसे गले लगाते थे। वो झुककर काम में जुट गई। हर टांका अनाड़ी था, लेकिन सच्चा था। सत्र के बीच में केंद्र में एक छोटा सा भाषण सत्र था, जिसका विषय था इंसानियत से जीवन का पुनर्निर्माण। बोलने वाले थे डॉक्टर विजय वर्मा, एक विदेशी डॉक्टर जो हाल ही में स्वदेश लौटे थे और पूरे जिले में अपनी मुफ्त सर्जरी के लिए मशहूर थे। वे लगभग 40 वर्ष के थे। लंबा कद, गंभीर व्यवहार और आवाज भारी और पक्की। उन्होंने दुर्घटनाओं के शिकार लोगों, लकवाग्रस्त, गूंगे और उन गरीब मरीजों के बारे में बात की जिनकी ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने एक अलग चीज के बारे में बात की, कला और भावनाएं। कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिनमें मेरे हाथ उन्हें नहीं बचाते, बल्कि एक कढ़ाई किया हुआ रुमाल, एक पेंटिंग या संगीत का एक सुर बचाता है। अगर भावनाएं बची हैं तो वो व्यक्ति बचाने लायक है। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। वे आन्या की मेज के पास से गुजरे। ठीक उसी समय उनकी नजर उस छोटे से कपड़े पर रुकी, जहां आन्या एक साधारण गुलताउदी का फूल काट रही थी। लेकिन फूल का तना एक तरफ झुका हुआ था, जैसे हवा का सामना कर रहा हो। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। आन्या चौंक गई। जी। डॉक्टर वर्मा ने झुककर कपड़ा उठाया और उसे देखा। वे कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से सांस छोड़ी। तुमने ये क्यों काढ़ा? आन्या घबरा गई। क्योंकि मेरी मां को गुलदाउदी के फूल पसंद थे। मां अब नहीं रही। पूरी कक्षा फिर शांत हो गई। मुझे कढ़ाई नहीं आती, मैं बस कोशिश कर रही थी कि ये ज्यादा बुरा ना दिखे, आन्या ने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर वर्मा ने हल्की मुस्कान दी। ये बुरा नहीं है, ये बहुत असली है। सत्र के अंत में विक्रम सेठ डॉक्टर वर्मा के कार्यालय में दाखिल हुए, जो अस्थायी रूप से केंद्र की लाइब्रेरी में बनाया गया था। विक्रम सेठ ने अपना अंधापन वाला चश्मा नहीं पहना था। वे मुस्कुराए। डॉक्टर वर्मा, बहुत दिन हो गए। अरे बाप रे विक्रम सेठ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डॉक्टर ने उनके कंधे पर थपकी दी। मैंने सुना था तू चुपचाप समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन अंधे बनकर लोगों की परीक्षा लेना, ये तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विक्रम सेठ ने फीकी हंसी हंसी।
बूढ़ा हो गया हूं, दुनिया को दूसरी नजर से देखना चाहता था। उन्होंने मेज पर एक कागज रखा। डॉक्टर, मेरे पास एक बच्ची है। उसकी छोटी बहन को सांस की बीमारी है। दौरे पड़ते हैं। रात को सांस लेने में दिक्कत होती है। परिवार बहुत गरीब है। मैंने उसे अभी कुछ नहीं बताया है, बस चाहता हूं कि आप एक बार देख लें। वर्मा ने फाइल पढ़ी। उनकी बाहें सिकुड़ गईं। अगर इसे लंबे समय तक छोड़ दिया गया तो ये पुरानी अस्थमा बन जाएगी, लेकिन श्वास नली को चौड़ा करने के लिए सर्जरी हो सकती है। विक्रम सेठ ने सिर हिलाया, लेकिन वो बच्ची किसी पर भरोसा नहीं करती। क्या आप उसकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि उसे बोझ ना लगे? अगले दिन आन्या कक्षा में आई। उसे कल की बातचीत के बारे में कुछ नहीं पता था। छुट्टी के समय मास्टर जी हरीश ने उसे बुलाया। आन्या, डॉक्टर वर्मा तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। डरो मत, वे बहुत अच्छी इंसान हैं। आन्या कमरे में दाखिल हुई। वर्मा वहां खड़े थे, सौम्य मुस्कान के साथ। कैसी हो बेटा? जी ठीक हूं, आन्या ने झिझकते हुए कहा। उन्होंने कल वाला कढ़ाई किया हुआ कपड़ा निकाला। तुम्हें पता है, इस कपड़े ने मुझे एक सर्जरी मुफ्त में करने के लिए प्रेरित किया है। आन्या हैरान रह गई। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है जिसे सर्जरी की जरूरत हो। डॉक्टर ने उसे देखा। तुम्हारी छोटी बहन का क्या? आन्या की आंखें फैल गईं। छुटकी, आपको कैसे पता? कल मुझसे बात करते समय तुम्हारी आंखों को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम किसी की चिंता कर रही हो। पतले पर्दे के पीछे खड़े विक्रम सेठ चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उस रात विक्रम सेठ आन्या को घर छोड़ने गए। हवा फिर से सर्द थी और कोहरा छाया हुआ था। आन्या पूरे रास्ते चुप रही। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, बाबा, आपने मुझे काम सिखाया और फिर बड़े डॉक्टर से मिलवाया। मैं जानती हूं आप मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ कहा क्यों नहीं? विक्रम सेठ मुड़े। उनकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। बस ईमानदारी से जीती रहो बेटी। भगवान सही समय पर सही इंसान को तुम्हारे पास भेज देगा। आन्या उन्हें कोहरे में दूर जाते हुए देखती रही। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण जगी, जैसे एक दिया जला दिया गया हो जो पूरी रात के लिए पर्याप्त गर्म था। एक व्यस्त चौराहे के बीच लोगों ने बस एक दुबली पस्त लड़की को दौड़ते हुए देखा, जो एक बूढ़े आदमी को तेजी से आ रहे ट्रक से बचाने के लिए कूद पड़ी थी। वो दोपहर थी और सूरज आग बरसा रहा था। बस स्टैंड के सामने वाली सड़क पर धूल की परतें उड़ रही थीं। गाड़ियों के हॉर्न और फेरी वालों की आवाजें मिलकर एक बिना छत वाले तैरते बाजार जैसा शोर मचा रही थीं। आन्या ने लॉटरी के टिकटों का अपना आखिरी सेट अभी अभी बेचा था। भारत के संदर्भ में इसे पेनिया खिलौने मान सकते हैं, पर मूल पाठ में लॉटरी है। उसकी आस्तीन पसीने से भीगी हुई थी, बाल कनपटी पर चिपके हुए थे। लेकिन जब वो रिया की और मुड़ी तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। आज रात हम मछली की सब्जी खाएंगे, ठीक है? रिया ने सिर हिलाया। उसका चेहरा धूप से लाल था, लेकिन वो अपनी बहन के साथ एक छोटी साई की तरह चल रही थी। वे सड़क पार करने ही वाले थे कि तभी एक चीख सुनाई दी। हटो, सड़क के बीच में कोई गिर गया है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए जैसे ही फुटपाथ से नीचे उतरा, अचानक लड़खड़ाया, घुटनों के बल गिरा और उसकी लाठी फिसलकर एक बाइक के पहिए के नीचे आ गई। उसका कमजोर शरीर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जहां एक ट्रक तेजी से आ रहा था। ट्रक वाले ने जोर से हॉर्न बजाया, ब्रेक लगाए, लेकिन रुकने के लिए काफी नहीं था। आसपास के लोग केवल चिल्ला पाए। कुछ लोग पीछे हट गए। कोई आगे नहीं बढ़ा, सिवाय एक लड़की के। आन्या ने अपना थैला फेंका, रिया को वहीं रुको चिल्लाया और तीर की तरह भागी। उसकी हवाई चप्पल का फीता टूट गया, लेकिन वो नहीं रुकी। हर कदम एक अटकी हुई सांस थी, जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को कम करती हुई वो झुकी और बूढ़े का हाथ पकड़कर उसे फुटपाथ की ओर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिरे और लुढ़क गए। ट्रक उनके पास से सनसनाकर गुजरा। पहियों की चीख गूंजी और सड़क पर रबर जलने की गंध छोड़ गया। आन्या पेट के बल गिरी। उसका माथा कंक्रीट से टकराकर छिल गया। वो बूढ़ा आदमी घबराया हुआ था, आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला था और जोर जोर से सांस ले रहा था। लोग जमा हो गए, शोर मचाने लगे और फिर
हैरान रह गए। इस बच्ची ने तो सच में जान की बाजी लगा दी। फिल्मों जैसा था पर असली। रिया दौड़कर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। आन्या उठ बैठी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और फिर उस बूढ़े को बिजली के खंभे से टिकाकर बिठाया। उसका चेहरा धूल से सना था, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। बाबा, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़ा हाँप रहा था। उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए पथरा गईं और फिर उसने पलकें झपकाईं। नहीं, मैं ठीक हूं। भगवान का शुक्र है कि तुम थी। आन्या ने उनका हाथ थाम लिया। आवाज कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। बस आप ठीक हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय सड़क के किनारे एक छोटे से कॉफी हाउस में धूल भरे कांच के पीछे एक आदमी चुपचाप बैठा था। विक्रम सेठ के हाथ में कोल्ड कॉफी का गिलास था, जिसकी बर्फ लगभग पिघल चुकी थी। उनके होंठ कसकर बंद थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे आन्या को यहां फिर मिलेंगे, और ना ही ये उम्मीद थी कि वे ऐसा दृश्य देखेंगे। लोग कहते हैं कि जान बचाना अच्छे लोगों की फितरत होती है, लेकिन विक्रम सेठ के लिए आज उन्होंने कुछ अलग देखा। आन्या ने जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि वो किसी से तारीफ चाहती थी या इसलिए कि कोई देख रहा था। उस बच्ची ने बस इसलिए किया क्योंकि उसके दिल ने कहा। विक्रम सेठ खड़े हो गए। उनका हाथ हल्का सा कांपा। कॉफी का ग्लास गिरते गिरते बचा। चश्मे के पीछे उनकी आंखें फिर से लाल होने लगी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे खुद को सुना रहे हों, वो बच्ची किसी फर्ज के लिए जान नहीं बचाती, बल्कि इसलिए बचाती है क्योंकि वो दूसरों की जान को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानती है। कुछ भले लोगों ने उस बूढ़े को बस स्टैंड के अंदर पहुंचा दिया, जहां मेडिकल स्टाफ मदद के लिए मौजूद था। आन्या ने साथ जाने से मना कर दिया, बस इतना कहा कि पानी पी लेना और आराम करना। बूढ़े ने सुना। रिया ने अपनी बहन की आस्तीन पकड़ी। धीमी आवाज में पूछा, दीदी, गिरने से दर्द हो रहा है? आन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराई। दर्द नहीं है, वो बाबा जिंदा है, यही बहुत है। दोनों बहनें चुपचाप भीड़ से दूर चली गईं। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे एक आदमी ने चुपचाप अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। उस शाम विक्रम सेठ की छोटे लेकिन आरामदायक लिविंग रूम में वे अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े थे, जिनका कई साल पहले निधन हो गया था। उनकी नजर तस्वीर में पत्नी के होठों की हल्की मुस्कान पर टिकी थी। मैंने बहुत परख लिया, अब और परीक्षा लेने का समय नहीं है। वे लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़े, एक नोटबुक निकाली जिसके शुरुआती पन्ने उनकी लिखावट से भरे थे। तारीख, समय और स्थान जहां उन्होंने आनिया को चुपके से देखा था। अगले पन्ने पर उन्होंने लाल स्याही से एक पंक्ति लिखी, आज से ये परीक्षा नहीं बल्कि सहारा होगा। उस पंक्ति के नीचे उन्होंने आगे लिखा, बस स्टैंड वाले बूढ़े से फिर मिला, गवाही दर्ज की, ये बाद में काम आएगा। उस रात आनिया अभी अपने माथे की खरोंच को गीले कपड़े से पोंछ ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के नीचे से एक छोटा कागज अंदर आया जिस पर कोई नाम नहीं था। रिया ने उसे उठाया और जोर से पढ़ा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बेटी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस नंबर पर फोन करना। चौराहे वाला बूढ़ा। आन्या मुस्कुराई और कागज को मोड़कर माता पिता की तस्वीर के पास रख दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप जीवित हैं, यही काफी है। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक रोशनी जगी थी। विश्वास की रोशनी जो धीमी आंच की तरह थी, लेकिन दुनिया की तूफानी हवाओं के बीच चल रही थी। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए इससे कीमती कुछ नहीं है, इसलिए मैंने खुद ये रुमाल काढ़ा है। आन्या की आवाज हवा में पत्तों की सरसराहट की तरह कांप रही थी। उसकी नन्ही हाथों ने अखबार के कागज में लिपटी एक चीज आगे बढ़ाई जो पीला पड़ चुका था। वो इसे ऐसे थामे थी मानो कोई खजाना हो। उस सुबह शहर के बाहरी इलाके में स्थित व्यवसायिक केंद्र की कढ़ाई कक्षा में सुई धागे की आवाजें गूंज रही थीं। लड़कियां, माताएं और यहां तक कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सफेद कपड़े पर टांके लगाने में व्यस्त थीं। किसी ने आन्या पर ध्यान नहीं दिया, जो आखिरी कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसकी नजरें अपने हाथ में मौजूद छोटे से रुमाल पर गड़ी थीं,
ये वो पहली चीज थी जिसे उसने हफ्तों की सीख के बाद पूरा किया था। एक खुरदरे कपड़े का रुमाल, हल्का नीला किनारा, कुछ टांके कांटों की तरह उभरे हुए और कुछ लाइनें बिल्कुल टेढ़ी। लेकिन रुमाल के ठीक बीच में गहरे लाल धागे से एक वाक्य लिखा था जो टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन भावनाओं से भरा था। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद बाबा। रुमाल को तय करते हुए आन्या ने गहरी सांस ली। उसका दिल घबराहट, डर और एक धुंधली सी उम्मीद के बीच धड़क रहा था। सहायक शिक्षिका मिस दिव्या वहां से गुजरी, एक नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया। सुंदर तो नहीं है लेकिन सच्चा है, उन्होंने धीरे से कहा। और सच तो ये है कि सुंदरता इंसान के दिल में होती है, सुई की नोक पर नहीं। आन्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान पहले से ज्यादा चमकदार थी। उस दिन रिया भी साथ आई थी। वो कोने में बैठकर बेकार कागजों पर पेंसिल से चित्र बना रही थी। अपनी बहन को उस कागज की पुड़िया को सीने से लगाए चुपचाप बैठे देख उसने तुतलाते हुए पूछा, दीदी, क्या वो रुमाल सुंदर है? सुंदर नहीं है, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ है, आन्या ने जवाब दिया। हमेशा की तरह विक्रम सेठ आए, वही पुरानी टोपी, काला चश्मा और फर्श पर खटखट करती लकड़ी की लाठी। लेकिन आज वे धीमे चल रहे थे। शायद उन्हें आभास था कि कुछ होने वाला है, या शायद उनका दिल भी बेचैन था। आन्या खड़ी हुई और कांपते कदमों से उनके पास गई। बाबा, उसने धीरे से पुकारा। उन्होंने सिर हिलाया, अभी भी अंधे होने का नाटक करते हुए। हाँ बेटी, तुम हो। आन्या उनके पास बैठ गई, कागज की पुड़िया खोली। अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि कांपने से उन भद्दे टांकों की पोल खुल जाती। मैं आपको ये देना चाहती हूं। विक्रम सेठ ने उसे ले लिया। उस समय पूरी कक्षा सन्नाटा छा गया। मिस दिव्या और कुछ अन्य लोगों ने कढ़ाई रोक दी। रिया ने भी पेंटिंग छोड़ दी और बिना पलक झपकाए देखने लगी। विक्रम सेठ ने इत्मीनान से रुमाल खोला। वो छोटा सा रुमाल कागज से बाहर गिरकर उनके हाथ में आ गया। झुर्रीदार लेकिन साफ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल धागा चमक रहा था। उन्होंने अपनी उंगलियों को उन ऊबड़-खाबड़ धागों पर फेरा। उस गर्माहट को महसूस किया जो बचपन की किसी याद की तरह थी। उन्होंने मन ही मन वो पंक्ति पढ़ी, विश्वास करने के लिए धन्यवाद। वो आदमी जो दशकों तक कठोर रहा था, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों और कई जिंदगियों को अपनी मुट्ठी में रखा था, अचानक उसका गला भर आया। उनकी सांस एक पल के लिए अटकी, फिर 2 पल, और फिर पहली बूंद चुपचाप रुमाल के कोने पर गिर गई। आन्या घबरा गई। मैंने बहुत गंदा सिला है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, उन्होंने बीच में ही टोका। उनकी आवाज भारी और फटी हुई थी। ये गंदा नहीं है। उन्होंने काले चश्मे के नीचे से ऊपर देखा। हर कोई देख सकता था कि उनकी आंखें लाल थीं। बेटी, तुम्हें पता है, लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं। सोने की घड़ियां, महंगी पेंटिंग, विदेशी शराब, जमीन जायदाद। लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे इतनी सरल और सच्चे दिल से कोई चीज नहीं दी। मिस दिव्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखें भर आईं। रिया ने ताली बजाई जैसे किसी बच्चे को मिठाई मिल गई हो। आन्या ने सिर झुका लिया। उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। पसीने से पीठ भीग रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है, बस ये रुमाल है जो मैंने खुद गाढ़ा है, आन्या ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम सेठ ने रुमाल को सीने से लगा लिया। उनके शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। ये बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती। उस दोपहर विक्रम सेठ हमेशा की तरह सीधे घर नहीं गए। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी छोटी सड़क की ओर मोड़ने को कहा और वे अपने पुराने वकील मिस्टर मेहता के दफ्तर पहुंचे। वकील मेहता, एक सफेद बालों वाले दुबले पतले और लंबे आदमी ने दरवाजा खोला और हैरान रह गए। सेठ जी, बिना अपॉइंटमेंट के सब ठीक तो है? एक जरूरी काम है जिसे अभी करना होगा।
महोगनी की लकड़ी और मध्यम रोशनी वाले उस कमरे में विक्रम सेठ ने वो रुमाल मेज पर रख दिया। कागजात तैयार करो, उन्होंने कहा। मैं वसीयत का एक हिस्सा बदलना चाहता हूं और एक नया वारिस जोड़ना चाहता हूं। मिस्टर मेहता सन्न रह गए। किसके लिए? विक्रम सेठ ने एक बार फिर उस रुमाल को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखें अभी भी नम थीं। उस बच्ची के लिए जो गलती करने पर सिर झुकाकर माफी मांगती है, जो एक अजनबी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देती है, जो खुद भूखी होकर अपना खाना दे देती है और जो धन्यवाद देने के लिए एक भद्दा सा रुमाल काटती है। वकील मेहता ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या आप निश्चित हैं? संपत्ति छोटी नहीं है। विक्रम सेठ ऐसे मुस्कुराए जैसे गर्मी की दोपहर में ठंडी हवा का झोंका आया हो। मैंने कभी अपनों को पैसा दिया था और बदले में धोखा मिला। आज मैं एक अजनबी को अपना विश्वास सौंप रहा हूं और मेरा दिल सुकून में है। उस रात रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी झोपड़ी में आन्या ने लकड़ी की खूंटी पर अपना दूसरा कढ़ाई किया हुआ रुमाल टांग दिया। रिया ने पूछा, दीदी ये रुमाल बाबा को क्यों नहीं दिया? आन्या ने जवाब दिया, वो रुमाल सुंदर नहीं था, मैं इससे भी सुंदर बनाऊंगी और फिर दूंगी। रिया ने सिर हिलाया, तो बाद में बाबा के पास तुम्हारे सिले हुए रुमाल का पूरा ढेर हो जाएगा, उसने कहा और आन्या हंस पड़ी। वो हंसी छोटी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में देर तक गूंजती रही। दूसरी ओर विक्रम सेठ अपनी बड़ी खिड़की के सामने बैठे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उनके लिविंग रूम में आ रही थी। वो भद्दा सा रुमाल अब एक छोटे लकड़ी के फ्रेम में था और दीवार पर उनकी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर के ठीक नीचे टंगा था। वे बुदबुदाए, सुधा, तुम्हें ये बच्ची जरूर पसंद आती, क्योंकि ये दिल से सिलाई करती है। संदेह के दरवाजे खुलने लगे। मामा जी उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सुरेश की ये फुसफुसाहट, जो श्राद्ध के भोज के दौरान बर्तनों की खड़खड़ाहट में दब जानी चाहिए थी, विक्रम सेठ के दिमाग में गूंजती रही। पुराना बंगला शहर के किनारे स्थित था। चारों ओर नीलगिरी के पेड़ सरसरा रहे थे। आज विक्रम सेठ की पत्नी सुधा की 8वीं बरसी थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। कोई कार से आया था, कोई बाइक से, हर कोई अपनी हैसियत के साथ। घर के मंदिर में अगरबत्तियां जल रही थीं और सुधा की तस्वीर सुनहरे फ्रेम के पीछे से मुस्कुरा रही थी। आन्या और रिया भी वहां मौजूद थीं। अंदन के बाएं कोने में सिमटी हुई बैठी थीं। उनके हाथों में गेंदे के फूलों का एक गुच्छा था, जिसे आन्या ने अपनी बचत के पैसों से खरीदा था। उस लड़की का सूट देखो, लगता है जमाने पुराना है, एक महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। भाभी धीरे बोलिए, विक्रम सेठ के भतीजे सुरेश ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में जांच पड़ताल की भावना छिपी नहीं थी। विक्रम सेठ की बड़ी भाभी सरोज आगे आई। उनकी आवाज सुबह के कुएं के पानी जैसी ठंडी थी। देवर जी, हर साल सुधा की बरसी पर पूजा की थाली मैं तैयार करती हूं। इस साल किसी बाहरी को फूल और प्रसाद लाने की क्या जरूरत थी? विक्रम सेठ ने आन्या को देखा और फिर अपनी भाभी की ओर मुड़े। वो बाहरी नहीं है। बच्ची ने अपनी श्रद्धा से फूल देने की इच्छा जताई। भावना ही सबसे कीमती है। सरोज ने होठ सिकोड़े और उसकी नजर आन्या की घिसी हुई चप्पलों पर गई। आन्या खड़ी हुई और आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं बस माताजी को फूल चढ़ाना चाहती थी। पास खड़े सुरेश। आर्या ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वो त्योरी जिसे विक्रम सेठ ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा, आन्या के प्रति नाराजगी के कारण नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पूजा के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। आन्या और रिया बच्चों के साथ एक पंगत में बैठी। आन्या ने अपनी बहन की थाली में पूरी और सब्जी परोसी। उसकी आंखों में उस अजनबी माहौल के बीच भी ममता थी। सुरेश ने चाय का घूंट भरा और मजाकिया लहजे में, जो आधा सच और आधा झूठ था, कहा, चाचा जी, सुना है आजकल आप वसीयत बदल रहे? वो वकील मेहता 2-3 बार आ चुके हैं। विक्रम सेठ मुस्कुराए। ना कुछ छिपाया और ना ही ज्यादा समझाया। मैंने बस कुछ चीजें जोड़ी हैं। जो जैसा जीता है उसे वैसा ही याद किया जाएगा। सुरेश ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें आन्या से नहीं हटी। रात में जब मेहमान जाने लगे, विक्रम सेठ बरामदे में अकेले बैठे थे। सुपारी के पेड़ों से हवा आ रही थी।
वकील मेहता ने उन्हें फाइलों का एक बंडल सौंपा, जिस पर उन्होंने सुबह हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, इसे रहने दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा। केवल वे जानते थे कि उनमें एक समझौता पत्र था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि संपत्ति का 20% हिस्सा आन्या नाम की एक व्यक्ति के लिए है, जिसके पास अभी कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। विक्रम सेठ के हस्ताक्षर के नीचे लिखा था, नैतिकता और दयालुता के लिए मुझे विश्वास है। रात गहरी हुई और दरवाजे के नीचे से एक बिना नाम वाला लिफाफा सरकाया गया। विक्रम सेठ ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक सादा कागज था, जिस पर टाइप किए हुए अक्षर थे। वो लड़की उतनी मासूम नहीं है जितना आप सोचते हैं। वो सिर्फ नाटक कर रही है। एक बार पूछ कर देखिए कि वो हमेशा आपके पीछे क्यों लगी रहती है। ना कोई हस्ताक्षर, ना कोई सुराग। विक्रम सेठ सन्न रह गए। रात की हवा और ठंडी हो गई। उन्होंने उस पंक्ति को 3 बार पढ़ा, फिर 4 बार। कई हफ्तों में पहली बार उन्हें लगा कि उनके हाथ कांप रहे हैं। गुस्से से नहीं, डर से भी नहीं, बल्कि एक अचानक उभरी घबराहट से, जो एक अदृश्य हवा की तरह उन सभी दरारों में घुस गईं जिन्हें वे बंद समझते थे। वे पीछे के आंगन में गए, जहां अंगीठी ठंडी हो रही थी। उन्होंने उस पत्र के 4 टुकड़े किए और राख में दबा दिया। कागज जल्दी जल गया, लेकिन उनके चेहरे का तनाव कम नहीं हुआ। चश्मे के पीछे उनकी आंखें नीचे झुक गईं, जैसे वे बहुत दूर शून्य में देख रहे हों, जहां एक छोटी दुबली लड़की श्राद्ध के भोज में अपनी बहन के साथ हंस रही थी। उसी समय आन्या रसोई में चाचियों और मामियों के साथ बर्तन धोने में मदद कर रही थी। वो पीछे हो रही फुसफुसाहट को पूरी तरह नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसे अजीब सी नजरें महसूस हो रही थीं। एक ने कहा, ये लड़की बिल्कुल उस नौकरानी जैसी लगती है जो पहले यहां थी। दूसरी ने ताना मारा, अरे वो तो किसी भले घर की थी, ये तो भिखारिन लड़क छाप। आन्या ने सिर झुका लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल बैठ गया था। रिया दौड़ कर आई और उसका पल्लू खींचा। दीदी, घर चलें, यहां लोग आपको बहुत गंदे तरीके से दिख रहे हैं। आन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ चलो, हम वैसे भी घर की नहीं है ना। उस रात विक्रम सेठ सो नहीं पाए। बगीचे से रात के पक्षी की आवाज बार बार आ रही थी, जैसे उन्हें किसी अपने के पुराने शब्दों की याद दिला रही हो। विश्वास एक पौधे की तरह है, हल्की हवा भी इसे झुका सकती है। विक्रम सेठ को अभी भी आन्या पर भरोसा था, लेकिन पहली बार उनके दिल में संदेह का बीज पनपने लगा था। एक उमस भरी दोपहर, बंगले के आंगन में सुपारी के पेड़ों से छनकर धूप आ रही थी। सन्नाटे में गूंजती झींगरों की आवाज जैसे घावों पर नमक छिड़क रही थी। हवादार लिविंग रूम में विक्रम सेठ ने अभी अभी कुछ रिश्तेदारों के साथ दोपहर भोजन खत्म किया था। भाभी सरोज बर्तन समेट रही थी। सुरेश खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें उस स्टडी रूम की ओर थीं जिसका दरवाजा आधा खुला था। आन्या और रिया को रुकने के लिए कहा गया था। वे उस पुरानी पहेली पजल से खेल रही थीं, जो विक्रम सेठ ने स्टोर रूम से निकाली थी। जब सब चले गए तो विक्रम सेठ अपने स्टडी रूम में गए और मेज पर रखी लकड़ी के बक्से पर हाथ रखा। वे ठिठक गए। बक्से का ढक्कन टेढ़ा था, छोटा ताला खुला हुआ था, और वो रुमाल जिस पर विश्वास के लिए धन्यवाद लिखा था, आन्या का दिया हुआ तोहफा गायब था। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने घंटी बजाकर सबको बुलाया। मैं सच पूछ रहा हूं, क्या किसी ने आज दोपहर मेरे कमरे में किसी को जाते देखा है? विक्रम सेठ ने पूछा। आवाज शांत थी, लेकिन आंखें बर्फ जैसी ठंडी। काम करने वाली बाई लता हिचकिचाई। जी मालिक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस बच्ची आन्या को अंदर जाती देखा था। आन्या सन्न रह गई। वो दरवाजे के पास खड़ी थी और एक कदम पीछे हट गई। नहीं, रिया चिल्लाई। मेरी दीदी सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उन्होंने बस देखा था, अंदर नहीं गई। सरोज ने आंखें सिकोड़ी। आवाज सुई जैसी चुभने वाली थी। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। किस खानदान की है ये? अभी कुछ महीने हुए हैं और सगी बन गई। अब अगर सामान चोरी हुआ तो कौन जिम्मेदार है? आन्या ने सिर झुका लिया।
उसके गाल लाल हो गए, शर्म से नहीं बल्कि अपमान के घूंट से। मैंने बक्से को हाथ नहीं लगाया, मैंने बस देखा कि वो सुंदर है। फिर मैं बाहर आ गई। आन्या ने धीमी आवाज में कहा। वकील मेहता जो वहीं मौजूद थे आगे आए और जांचने वाली नजरों से पूछा, बेटा तुम्हारे पास कोई सबूत है? आन्या चुप रही। उसके पास क्या सबूत होता? ना फोन, ना कोई गवाह। सरोज ने सिर हिलाया। जो सच्चा होता है वो पूछताछ से नहीं डरता, लेकिन यहां तो हल्का सा पूछने पर ही जुबान बंद हो गई। चोर नहीं तो और क्या है। विक्रम सेठ अभी भी चुप थे। उनकी नजरें दूर कहीं शून्य में टिकी थीं, मानो उन्हें अपने आसपास की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। सुरेश उनके पीछे खड़ा चुपचाप मुट्ठी भींच रहा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। आन्या ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन दर्द से भरी थी। बाबा, अगर आपको लगता है कि मैंने लिया है तो मैं मान लेती हूं, मैं बहस नहीं करूंगी। विक्रम सेठ थोड़ा को सिहोर उठे। वे मुड़ गए। उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी। सब लोग बाहर जाओ। सरोज कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम सेठ की नजर ने उसे रोक दिया। आन्या और रिया भी बाहर निकल गईं। किसी ने किसी को नहीं देखा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। टीन की छत पर बूंदें नगाड़ों की तरह बज रही थीं। छोटे गेस्ट रूम में, जो विक्रम सेठ ने आन्या और रिया के लिए तैयार किया था, दोनों बहनें अपना सामान समेट रही थीं। आन्या कुछ नहीं बोली, बस एक एक कपड़ा तय करके रखने लगी। रिया उसे देख रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। दीदी, हम कहां जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना। आन्या ने उसके बाल सहलाए और जबरदस्ती मुस्कुराई। हमारा कौन सा पक्का घर है पगली? याद है ना, जहां हम साथ हैं वही घर है। उसने मेज पर एक छोटा कागज रखा। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन साफ थी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपका विश्वास नहीं संभाल पाई। उस रात विक्रम सेठ अपने कमरे में अकेले बैठे थे। सामने वो खाली लकड़ी का बक्सा था। उनके हाथ कांप रहे थे। कितनी बार उन्होंने आन्या को लोगों की मदद करते, अपना खाना दूसरों को देखा था। अब केवल एक स्पष्ट आरोप ने उन्हें डगमगा दिया था। उनके भीतर एक अनाम युद्ध चल रहा था। दिल कह रहा था कि वो बच्ची ऐसा कभी कर नहीं सकती, और दिमाग चिल्ला रहा था कि कोई भी हमेशा के लिए आदर्श नहीं होता। हर किसी का कमजोर पल आता है। विक्रम सेठ ने वो गुमनाम पत्र जला दिया जो उन्हें सुबह मिला था। वो पत्र जिसमें कहा गया था कि वो लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, उनका भरोसा जीतने के लिए बेचारी बनने का अभिनय कर रही है। पत्र जल गया, लेकिन उसके शब्द उनके दिल में सुलगते रहे। देर रात विक्रम सेठ का सहायक विनय दौड़ता हुआ ऊपर आया। सेठ जी, आन्या और रिया चली गईं। मैंने देखा कि पिछला दरवाजा खुला है, बाहर बारिश हो रही है और उनका सामान गायब है। विक्रम सेठ झटकी से उठ बैठे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे नीचे आंगन में आई। गीले बरामदे के बीच उनके पैर लड़खड़ा गए और वे घुटनों के बल गिर पड़े। बारिश की आवाज उनके दिल में पछतावे की लहर की तरह टकरा रही थी। उनका दिल सिकुड़ रहा था, रुमाल खोने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक नेक बच्ची को अपमान से नहीं बचा पाए। पुराने बस स्टैंड की ओर जाने वाली कीचड़ भरी सड़क पर दो साए एक टपकती हुई छत के नीचे झुके हुए थे। आन्या रिया को गले लगाए हुए थी, जो ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखें सूखी थीं, ना आंसू ना नफरत, बस तूफान के बाद के पानी जैसा सन्नाटा। सो जाओ, आन्या फुसफुसाई। कल मैं हमारे लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगी। हालांकि वो खुद नहीं जानती थी कि वे कहां जाएंगी। रात खामोशी में बीत गई। अगली सुबह विक्रम सेठ सीने में दर्द के साथ उठे। बीमारी का दर्द नहीं, बल्कि दिल में खालीपन का दर्द। वे अपने स्टडी रूम में गए, जहां वो बक्सा वीरान पड़ा था, और निराशा के उस क्षण में उन्होंने अपने भीतर कहीं गहरी से एक आवाज सुनी। अगर मैंने उस एकमात्र इंसान को खो दिया जो इस दुनिया में अभी भी साफ दिल रखता है, तो फिर बचा क्या? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वकील मेहता वहां खड़े थे। हाथ में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था। सेठ जी, मुझे लगता है आपको गलियारे।
का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए। सुरेश बाबू ने कहा था कि उन्होंने सब बंद कर दिया है, लेकिन बैकअप सिस्टम में पिछले 3 दिनों का डेटा सेव है। विक्रम सेठ कुछ पल के लिए जड़ हो गए। फिर उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब वो धुंध नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्पष्टता थी जैसे कोई लंबे बेहोशी के बाद जागा हो। आन्या पुरानी बस्ती के उस हिस्से में चुपचाप खड़ी थी जो सालों तक दोनों बहनों का घर रहा था। लोहे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पींठ की पपड़ियां उतर चुकी थीं, जिससे नीचे की जंग दिखाई दे रही थी। अंदर आंगन में झाड़ू लगा रही एक अनजान महिला ने जब गेट के बाहर 2 दुबली पतली बच्चियों को खड़े देखा तो उसकी भौहें तन गई। कोई काम है क्या? महिला ने पूछा। जी, मैं पहले यहां रहती थी, आखिरी वाले कमरे में, आन्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज रात भर ना सोने के कारण भारी हो गई थी। उस कमरे में तो बहुत पहले कोई और रहने आ गया है, अब यहां कोई जगह खाली नहीं है। महिला की आवाज रूखी थी, जैसे वो बात को जल्दी खत्म करना चाहती हो। आन्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और मुड़ गई। बुखार से तप रही रिया का हाथ कसकर थामे हुए। दोनों बहनें यादों से भरी उस गली में धीरे धीरे चलने लगी। घिसी पिटी सीढ़ियां, गली के मुहाने पर ठेले से आती खिचड़ी की महक, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन अब पराया लग रहा था, जैसे अब उनका इस पर कोई हक ना हो। तभी एक दरवाजा हल्का सा खुला और पड़ोस में रहने वाली ललिता मौसी ने सिर बाहर निकाला। अरे आन्या, तुम हो? हे भगवान, तुम तो बिल्कुल सूख गई हो। आन्या ने खुशी से सिर झुकाकर नमस्ते किया। जी मौसी, नमस्ते। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए सोचा कि एक बार यहां कोशिश कर लूं। ललिता मौसी का दिल पसीज गया और वे दोनों को घर के बगल में टीन की चादरों से बनी एक अस्थायी छत के नीचे दी गईं। मेरे पास अलग कमरा तो नहीं है, लेकिन आज रात तुम लोग यहां सो सकती हो। थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटी। रात गहराने लगी। रिया पुरानी चटाई पर बेसुध पड़ी थी। उसका माथा बुखार से तप रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। आन्या ने चावल के पानी मांड में कपड़ा भिगोकर ठंडी पट्टी बनाई और बार बार उसका माथा पोंछने लगी। जेब में बचे कुछ सिक्कों से दवाई नहीं आ सकती थी, इसलिए वो दौड़कर गली के नुक्कड़ से बिना तड़के वाली सादी खिचड़ी खरीद लाई। कड़वाहट के कारण रिया रोने लगी, लेकिन आन्या ने फुसफुसाते हुए उसे मनाया, थोड़ा खा लो। गुड़िया, फिर कल मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। टिन की दरारों से आती हवा रात की ठंडक के साथ सिहरन पैदा कर रही थी। आन्या रिया को अपनी बाहों में भरकर सिकुड़ गई। उसकी आंखें पूरी रात खुली रहीं। महीनों बाद पहली बार उसने खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस किया। भूख की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची है। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाई, मां, मैं हार गई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की मां, अब मुझसे नहीं हो रहा। सुबह होने ही वाली थी कि गली के मुहाने पर एक कार की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो उस गरीब बस्ती के लिए बिल्कुल नहीं थी। एक काले रंग की सेडान सड़क किनारे आकर रुकी। एक सभ्य दिखने वाला आदमी नीचे उतरा। हाथ में एक छोटा लिफाफा था। उसने टिन की दीवार पर धीरे से खटखटाया। तुम आन्या हो ना? आन्या झटके से उठ बैठी, रिया को अपने पीछे छिपा लिया। जी, मैं हूं। किसी ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। उस आदमी ने एक तय किया हुआ कागज आगे बढ़ाया। आन्या हिचकिचाई, फिर धीरे से उसे खोला। अंदर विक्रम सेठ की जानी पहचानी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि भी उठ खड़े होने की ताकत है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया। मैंने सोचा था कि परीक्षा लेने से इंसान निखरता है, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं गलत था। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बस तुम वापस आ जाओ। मैं वो इंसान बनूंगा जो तुमसे इंसानियत का पाठ फिर से सीखेगा। आन्या ने जैसे ही ये पढ़ा, उसका हाथ कांपने लगा और बेजान होकर नीचे गिर गया। उसकी जेब से एक छोटी सी चीज गिर पड़ी, वही बेढंगा सिला हुआ रुमाल जो उसने विक्रम सेठ को दिया था। अब उसके किनारे घिस चुके थे और धागे निकल रहे थे। वो आदमी झुका, उसे उठाया, गौर से देखा और ठिठक गया। ये वही रुमाल है ना? उसने धीरे से पूछा।
यही वो चीज है जिसे साहब ने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था। उसकी आंखें नरम हो गईं। चलो बेटा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम दोनों को घर ले चलता हूं। आन्या ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, कुछ नहीं बोली। उसने उस बस्ती को देखा और फिर सुबह के उजाले से भरते आसमान को। उसे लगा जैसे उसकी दिल से कोई बोझ उतर गया हो। एक ऐसी रस्सी जो उसे इतने दिनों से चुपचाप जकड़े हुए थी, अब खुल गई थी। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से सिर हिलाया। नजरें सामने की ओर थीं और होठ बुदबुदाए। शुक्रिया बाबा कि आपने मुझ पर हार नहीं मानी। सड़क किनारे खड़ी पुरानी लेकिन मजबूत 7 सीटों वाली कार के अंदर का माहौल शांत था, मानो समय थम सा गया हो। खिड़की से छनकर आती सुबह की धूप आन्या के हाथों में कांपते हुए पीले कागज पर पड़ रही थी। मोहन, जो अधेड़ उम्र के ड्राइवर थे और जिनकी आंखें दयालु थीं, ने चुपचाप वो खत दिया था और अब समय को उस बच्ची की धड़कनों के साथ बहने दे रहे थे, जो आंसुओं से भरी आंखों से हर शब्द पढ़ रही थी। आन्या, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं सब कुछ बोलकर कह सकूं। मैं गलत था। जब मैंने स्नेह के बीच शक को आने दिया तो मैं गलत था। मैं मानता था कि लोगों की दिल को समझने के लिए परीक्षा जरूरी है, लेकिन मैं भूल गया कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें परखने की नहीं, बस विश्वास की जरूरत होती है। आन्या ने कागज को कसकर भींच लिया। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। रिया उसके कंधे पर सिर रखे ऊँग रही थी। बीमारी और भूख के बाद अब वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। मेरा भतीजा सुरेश, मैंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था क्योंकि उसने गलत काम किए थे। तब से वो मुझे चाचा नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखता है जिसे हराना जरूरी है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम तब आई जब मैं सालों बाद फिर से मुस्कुराने लगा था। खत की लिखावट एक जैसी थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था, मानो एक बूढ़े व्यक्ति की आखिरी ताकत उसमें समा गई हो, जो अपनी जिंदगी की ढलान पर था। मोहन ने अपनी भारी और धीमी आवाज में कहा, ये खत साहब ने मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे तभी दूं जब तुम सच में रास्ता भटक जाओ। वे जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम में अन्याय सहने की ताकत नहीं रहेगी। अनन्या खामोश रही। कार में एक लंबा सन्नाटा छा गया। मोहन ने एक छोटी तांबे के रंग की पुरानी यूएसबी ड्राइव आन्या की गोद में रख दी। इसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग है। साहब के कमरे में कैमरा उन्होंने खुद लगवाया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। वीडियो में साफ दिखता है कि तुमने उस बक्से को हाथ भी नहीं लगाया, वो कोई और था। मोहन का गला भराया। साहब, इसका इस्तेमाल किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं करना चाहते थे। वे बस इसे रखना चाहते थे ताकि अगर कभी उनका अपना मन भटके तो वे सच देख सकें। आन्या ने अपना हाथ सीने पर रखा। एक गर्माहट धीरे धीरे उसके दिल में फैल गई। गले में अटका हुआ एक दर्द किसी फूल की तरह खिल गया, जो लंबी बारिश के बाद धूप मिलने पर खिलता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके आंसू गिरने लगे। आन्या, शायद तुम्हें पता ना हो, जिस पल तुमने अपनी गलती ना होने पर भी सिर झुकाकर माफी मांगी थी, मैंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सबक फिर से सीखा। इंसानियत का मतलब तारीफ पाना नहीं है, बल्कि ये है कि दूसरे लोग कभी ना कभी अपने अंदर के अंधेरे में रोशनी देख सके। रिया ने अपनी बहन की गोद में मुंह छिपाते हुए कमजोर आवाज में पूछा, दीदी, क्या बाबा अभी जिंदा है? आन्या ने उसे और कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन पक्की थी। वे जिंदा हैं और हम देर होने से पहले उनसे मिलेंगे। मोहन मुड़े। उनकी आंखों में चमक थी। वे बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन आज सुबह से वे बस यही पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ हैं। आन्या ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और धूल भरी खिड़की से बाहर देखा। बाहर धूप निकल आई थी। पेड़ों से छनकर आती किरणें सड़क पर रोशनी के धब्बे बना रही थीं। कार चलने लगी।
आन्या, अगर तुम वापस आती हो तो मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम ये समझो कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और मैं भी एक बच्चे जैसा हूं जो तुम्हारी बदौलत इंसान बनना फिर से सीख रहा हूं। आन्या धीरे से बुदबुदाई। मोहन काका, मुझे ले चलिए, लेकिन उन्हें मत बताइएगा कि मैं आ रही हूं, ताकि वे इंतजार में थक ना जाएं। मोहन मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। ठीक है, हम चलते हैं। आन्या ने उस पुराने घिसे हुए रुमाल को कसकर पकड़ लिया। वो चीज जिसे कभी चोरी का सबूत माना गया था, अब वही उसे सच्चाई की ओर खींचने वाली डोर बन गई थी। कार हरियाली से भरी एक सड़क पर मुड़ गई। खिड़की से आती हवा में मौसम की आखिरी रात की रानी की खुशबू थी, जिससे दिल को ऐसा सुकून मिला मानो जो चीजें टूट चुकी थीं उन्हें विश्वास के एक धागे से फिर सिला जा सकता है। मैं आ गई हूं बाबा, लेकिन अब मेरी परीक्षा मत लीजिएगा। मेरा दिल बहुत थक गया है। आन्या ने अस्पताल के कमरे में कदम रखते ही धीरे से कहा। सुबह की हल्की धूप सफेद पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। नर्सिंग होम के उस शांत कमरे में केवल पंखे के चलने की आवाज थी और बगीचे से आती दवाओं और कमल की मिलीजुली महक। विक्रम सेठ बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकें हल्की सी हिली, मानो उन्होंने सुन लिया हो। मोहन, जो उनके वफादार सहायक और ड्राइवर थे, चुपचाप बाहर निकल गए। उन तीनों को उस शांत कमरे में अकेला छोड़ दिया। आन्या की हिम्मत नहीं हुई कि तुरंत आगे बढ़े। वो काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं चली गई थी, लेकिन अब मैं भागूंगी नहीं। ये सुनकर विक्रम सेठ ने धीरे से आंखें खोली। नजरें धुंधली थीं, लेकिन उनमें जीवन की चमक और इंतजार था। उन्होंने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम आ गई? आन्या ने सिर हिलाया। रिया पास खड़ी थी। बहन का कुर्ता पकड़े हुए विक्रम सेठ को बिना पलक झपकाए देख रही थी। मैं इंतजार कर रहा था, विक्रम सेठ ने कहा, उस बात का जो तुम कहोगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम चुप रहो। बस तुम्हारा यहां होना ही मेरे लिए काफी है। आन्या करीब आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लिया, वो हाथ जो सूखा और कुएं के पानी जैसा ठंडा था। मुझे समझ नहीं आता कि आपने मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली। आपने सीधे क्यों नहीं बताया? पहले भरोसा क्यों नहीं किया? आन्या अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। विक्रम सेठ मुस्कुराए, क्योंकि मैंने एक बार गलत इंसान पर भरोसा किया था। मेरा अपना खून, जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। तब से मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। मैंने सोचा था कि जो मेरे अंधेपन के नाटक को पार कर पाएगा, वही मेरा सब कुछ पाने का हकदार होगा। लेकिन मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए, आन्या ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मुझे तो बस इज्जत से जीने के लिए एक जगह चाहिए थी। विक्रम सेठ ने धीरे से सिर हिलाया। इसीलिए तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। उन्होंने दराज की ओर इशारा किया और उसमें से एक पुरानी नोटबुक निकाली। कवर पर कुछ बेढंगे अक्षरों में लिखा था, उस बच्ची के किए हुए काम। मैंने उस दिन से लिखना शुरू किया था जब तुमने वो नोट लौटाया था। उसके बाद तुमने जो भी किया, मैंने सब लिखा। जांचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बचे हैं, भले ही कम हो। विक्रम सेठ ने हाफते हुए कहा। आन्या ने नोटबुक थाम ली। हर पन्ने पर उनकी हाथ से लिखी इबारत थी, कांपती हुई लेकिन सलीके से लिखी हुई। वो दिन जब उसने अंधे भिखारी को अपनी मिठाई दी, वो दिन जब उसने एक अजनबी बूढ़े को बचाया, वो दिन जब उसने डांट खाने के बाद भी माफी मांगी। तुम कोई आदर्श मूरत नहीं हो, विक्रम सेठ ने कहा, लेकिन तुम ऐसे जीती हो जैसे हर दिन जीवन का कर्ज चुका रही हो, और यही वो चीज है जो मैं कभी नहीं कर पाया। रिया पास आई और मेज पर वो रुमाल रख दिया।
वो रुमाल जो आन्या ने दिया था, जिस पर हल्के रंग की धागों से अनाड़ीपन से कढ़ाई की गई थी, लेकिन जो प्यार से भरा था। विक्रम सेठ की आंखें भर आई। शुक्रिया, ये रुमाल मेरी पूरी जिंदगी में मिला पहला असली तोहफा है। मोहन अंदर आई। हाथ में फाइल थी जिस पर विक्रम सेठ ने हस्ताक्षर किए थे, आन्या की मां के नाम पर एक छात्रवृत्ति कोष बनाने के लिए, ताकि अनाथ बच्चे हुनर सीख सके। वे हिचकिचाए। और वो निजी संपत्ति जो साहब ने तुम दोनों बहनों के लिए छोड़ी है। आन्या चौंक गई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे मैंने इनका फायदा उठाया। विक्रम सेठ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने मांगा नहीं है, मैं खुद दे रहा हूं। कमरे का माहौल जैसे एक पल के लिए थम गया। एक हल्की हवा खिड़की से आई और सफेद पर्दे हिलने लगे। अब से मोहन तुम दोनों का ख्याल रखेंगे, लेकिन मदद के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार की तरह साथ रहकर। इन्हें मेरा खून ही समझना, भले ही नाम अलग हो। आन्या रो पड़ी। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उनका हाथ थामे सिर झुकाए रोती रही। अपनी आंखें मूंदने से ठीक पहले विक्रम सेठ बुदबुदाए, अपनी अच्छाई को कभी मत बदलने देना, क्योंकि ये मेरी छोड़ी हुई हर दौलत से ज्यादा कीमती है। उस रात विक्रम सेठ चले गए, शांति से, आराम से। उनके हाथ में वही भद्दा सा सिला हुआ रुमाल था। अगले दिन वसीयत पढ़ी गई। किसी ने विरोध नहीं किया। वकील मेहता ने विक्रम सेठ की हस्तलिखित नोटबुक का आखिरी पन्ना जोर से पढ़ा। अगर कोई पूछे कि मैंने एक भिखारी बच्ची को क्यों चुना, तो उन्हें यह किताब दे देना। वो नोटबुक बाद में एक किताब के रूप में छपी, जिसका नाम था उसके किए हुए काम, जो इंसानियत का एक मूक प्रतीक बन गई। शहर की भीड़ भाड़ के बीच बोया गया एक छोटा सा बीज, जो खामोशी में पनपा और उसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति के दिल में फूल बनकर खिला। दीदी, क्या अब हमारा घर है? क्या ये हमारा घर है? रिया ने मासूमियत से पूछा, दोनों हाथों से अपनी बहन का पल्लू पकड़े हुए। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे अभी रो देगी। आन्या ने सिर हिलाया, एक सौम्य मुस्कान के साथ। उनके सामने नदी किनारे एक छोटा सा पक्का घर था, जिसकी दीवारों पर नया पेंट था। छत दुरुस्त थी और एक खिड़की हवा की दिशा में खुलती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा बचपन में उसका सपना था। बस हर सुबह आंख खुलने पर आम की टहनी पर धूप दिख जाए, इतना ही काफी है। वे गांव के उस शांत इलाके में आ गए थे, जहां विक्रम सेठ ने अपनी वसीयत में उनके लिए एक छोटा घर सुरक्षित रखा था। यह कोई बंगला नहीं था, करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन एक ऐसा आशियाना था जो बारिश और धूप से बचाने और दो तूफानी जिंदगियों को पनाह देने के लिए काफी था। आंगन के कोने में एक छोटा आम का पौधा था, जिसे उस बीज से उगाया गया था जो विक्रम सेठ ने कभी मोहन को दिया था। अगर वो बच्ची कभी यहां आए तो इसे लगा देना, उसे आम पसंद है, उन्होंने अपनी जिंदगी की एक आखिरी शाम को कहा था। आन्या सीढ़ियों पर बैठ गई, उस लकड़ी की तख्ती को सहलाया जिस पर नन्हे हाथों की लिखावट में खुदा था। घर के अंदर नई लकड़ी और अगरबत्ती की मिलीजुली महक एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद उस छोटे से घर में हंसी ठिठोली गूंजने लगी, अमीरों के आने से नहीं, बल्कि नदी पार की बस्ती से आने वाले गरीब बच्चों की आवाजों से। वे बच्चे जिनके हालात आन्या और रिया जैसे ही थे। कुछ अनाथ थे, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ धूप से झुलसे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो उन्होंने पहली बार जीवन में किसी अच्छी चीज को छू लिया हो। आन्या ने कढ़ाई सिखाने की कक्षा शुरू की। कोई फीस नहीं, बस शर्त यह थी कि बच्चे रोज आएं और सच बोलें। वो उन्हें एक अंधे बनने वाले बूढ़ी की कहानी सुनाती, एक बेढंगे रुमाल की और एक सच्चे घर की तलाश के सफर की। घर के बीचों बीच बने छोटे से मंदिर में वो पुराना रुमाल सम्मान से रखा गया था। दिए की रोशनी में वे कच्चे टांके फिर से जीवित हो उठे थे, अपनी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम के कारण जो उनमें बसा था। पास ही विक्रम सेठ की छोड़ी हुई नोटबुक थी, जो अब उसके किए हुए काम नाम की किताब बन चुकी थी। किताब में कोई भारी भरकम शब्द नहीं थे,
बस आन्या के हर काम का छोटा सा ब्यौरा था। आज उस बच्ची ने आधा केक बांटा जबकि उसका पेट नहीं भरा था, या उसने डांट खाने के बावजूद माफी मांगी। जब यह किताब सोशल मीडिया पर आई तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक पत्रकार चुपचाप आया और पूरी शाम आन्या की कहानी सुनता रहा। एक हफ्ते बाद वो लेख हर जगह फैल गया। वो भीख मांगने वाली बच्ची अब हुनर और विश्वास बांटने वाली बन गई थी। मोहन, जिन्हें विक्रम सेठ ने जिम्मेदारी सौंपी थी, एक मूक सहारे की तरह उनके साथ रहे। वे सारा हिसाब किताब और दानदाताओं से संपर्क संभालते थे, लेकिन कभी खुद को मालिक नहीं जताया। वे हमेशा कहते, ये इन बच्चों का घर है, मैं तो बस नल ठीक करने वाला हूं। एक शाम जब डूबते सूरज की किरणें छत पर पड़ रही थीं, एक 10 साल की बच्ची जिसका चेहरा धूल से सना था ने सिर खुजलाते हुए आन्या से पूछा, आन्या दीदी, क्या गरीब लोग भी अच्छे इंसान बन सकते हैं? आन्या मुस्कुराई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। बच्ची के बालों को धीरे से सहलाया और उकड़ू बैठकर उसकी आंखों में देखा। सिर्फ बन ही नहीं सकते, बल्कि वे सबसे पक्के अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि तुम लोग खाने के हर दाने की कीमत जानते हो, मदद के लिए उठे हर हाथ की कीमत जानते हो, और जब कोई हाथ नहीं बढ़ाता तब भी तुम जानते हो कि इज्जत से कैसे खड़ा होना है। बच्ची चुप हो गई और फिर से रेन आया। उसकी आंखें शाम की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही थीं। वही वो पल था जब आन्या ने जाना कि उसने सिर्फ एक कक्षा नहीं बनाई है, बल्कि वो दुनिया के लिए विश्वास को फिर से बनाने में अपना हिस्सा डाल रही है। दीवार के एक कोने पर आन्या ने अपनी हस्तलिपि में एक कागज चिपकाया था। अच्छा इंसान वो नहीं है जिसे कभी गलत नहीं समझा गया, बल्कि वो है जो गलत समझे जाने के बाद भी अच्छा बना रहता है। शक और इम्तिहान से गुजरने के बाद भी वो छोटा सा घर अब खामोश नहीं था। वो छोटे लेकिन सच्चे सपनों की पनाहगाह बन गया था। वहां सुई धागे की खटखट थी, दबी हुई हंसी थी, रिया के कहराह पड़ने की आवाज थी, और एक पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो नन्हे हाथों से इंसान बनना सीख रही थी। एक रूमाल से, एक अंधे बूढ़े से और एक भीख मांगने वाली लड़की से शुरू हुई कहानी। और जब भी कोई पूछता कि ये घर किसका है, आन्या हमेशा जवाब देती, ये 2 दिलों का घर है, एक जो धड़कना बंद कर चुका है और एक जो उन दोनों के लिए धड़क रहा है। समापन और सीख जीवन में उतारने के लिए। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस कभी कभी उनकी अच्छाई पर रोशनी नहीं पड़ती। मैं सोचता था कि गरीबों को सिर्फ रोटी कपड़ा चाहिए, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि कुछ लोग बेहद गरीब होकर भी अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हैं, गलती होने पर झुकना जानते हैं और अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल आन्या की तरह, जिसने कभी भीख नहीं मांगी, दया नहीं चाहिए, बस चुपचाप अपनी इंसानियत को जिया, और अंत में उसी अच्छाई ने उसकी जिंदगी बचाई और हजारों लोगों को प्रेरणा दी। मुझे नहीं पता आप कहां हैं, किस हाल में हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत पर थोड़ा भी भरोसा बचा है तो उसे खोने मत दीजिए। हो सकता है कि जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही हो ताकि आपको कोई बड़ा तोहफा दे सके। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, लेकिन हर कोई अंधेरे में भी अच्छा काम करने का विकल्प चुन सकता है। अगर आपको भी कभी गलत समझा गया है या आपकी अच्छाई को कमजोरी मानकर कुचला गया है, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी कहानी किसी और को फिर से खड़े होने की हिम्मत दे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में 1 लिखें। आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं। अगर आपके विचार अलग हैं तो भी साझा करें, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं? कमेंट में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आन्या की ईमानदारी में आपके दिल को भी छुआ है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आपके जीवन में हमेशा शांति और खुशियां बनी रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है या आपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो दूसरों को हिम्मत दे सके, तो कृपया उसे कमेंट में लिखें
या हमें भेजें। हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आप सब कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम आप सभी के लिए हमेशा शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखे। अगर आपके पास भी कोई मजेदार या दिल को छू लेने वाली कहानी है तो उसे हम सब के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा।